अरे भैया एक तो इन्होंने स्कूल इंचार्ज ने बोल दिया होगा, जो सैटरडे को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा वो सभी बच्चों को देना कंपलसरी है ना। आगे जो शफलिंग होगी, आगे अगर आपकी शफलिंग होगी तो उसमें ये स्कॉलरशिप के जो नंबर ऑफ मार्क्स होंगे वो भी एडजस्ट होंगे, है ना। तो इसलिए स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप टेस्ट देना आईपी के हर बच्चे के लिए कंपलसरी है, पहली बात। दूसरा बेटा, मैंने कहा था आधार कार्ड और एक मार्कशीट की जेरोक्स कहाँ पे दी? अरे आपने तो दे दी और बच्चों ने तो नहीं दी ना। तो वो, सुनो मेरी बात, बात सुन लो। 6th फ्लोर पे अपना ऑफिस है, आप वहां पे आके दे सकते हो। वहां पे नहीं देना चाहो तो ये फ्लोर इंचार्ज को दे सकते हो, ठीक है ना। 10वीं की मार्कशीट की जेरोक्स और दूसरा आधार कार्ड की जेरोक्स, एक एक कॉपी है। अरे तो जेरोक्स तो रखते हैं स्कूल में, दे दी तो, है ना। ये दो चीजें। तीसरा बेटा बात सुन लो, कल हर बच्चे को कॉपी लेके आनी है, ठीक है ना। ग्रुप पे मैं वैसे डलवा दूंगा, लेकिन वर्बली भी बोल देता हूँ, और जो बच्चे बाहर हैं उनसे ही बोल देना, है ना। हर बच्चे को कॉपी लेके आनी है, होमवर्क कॉपी। और वो जल्दी से जल्दी लाओ, आधार कार्ड की जेरोक्स और 10th की मार्कशीट की जेरोक्स, ठीक है ना। और अगर कोई आपका दोस्त एबसेंट है, बात सुन लो, अगर कोई आपका दोस्त एबसेंट है तो उसको भी बता देना, स्कॉलरशिप टेस्ट का के जो नंबर ऑफ मार्क्स होंगे वो जो आपकी शफलिंग होगी अब आगे उसमें जुड़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए हर बच्चे का, हर आईपी के बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट देना कंपलसरी है, ठीक है ना।
हाँ तो डीपीपी डिस्कस करना है ना अपने को, डीपीपी नंबर 14। तो आंसर लिखो उनके पहले ना। 14 में फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का आंसर सी, सेकंड का आंसर सी, थर्ड का आंसर डी, लास्ट ऑप्शन डी, फोर्थ का आंसर ए, 5 का सी, 6 का डी, 7 का आंसर ए, 8 का बी, 9 का सी, 10 का ए, 11 का सी, 12 का डी, लास्ट ऑप्शन डी। 13, 14, 15 के आंसर दे रखे हैं आपको ना। तो फर्स्ट पर आ गए, इसमें फर्स्ट में कोई डाउट हो? फर्स्ट में वो नीचे वाले को जेड मान लो, तो जेड की रेंज आ जाएगी, उससे जेड स्क्वायर निकल जाएगा और 1/1 प्लस जेड स्क्वायर निकालना है हमें। तो मिनिमम तो आ जाएगा 1/21 और मैक्सिमम आ जाएगा 1। सेकंड में कोई डाउट हो? ये तो बताया ना क्लास में आपको मैंने यार, नहीं कराया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने कराया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है। और हम बात कर रहे हैं 5 से डिविजिबिलिटी की, तो 5 ऑप्शन है हमारे पास। या तो 5n होगा, या 5n+1, या 5n+2, या 5n+3, या 5n+4। अब जब इनकी स्क्वायरिंग करूंगा तो 0, 1, 4, 9 और 16 आएगा। इसमें से मेरे कितने काम के हैं देख लूंगा मैंने। ये तो मैंने करवाया था क्लास में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करवाया था मैंने आपको ना। सेम कंसेप्ट है, प्लस है तो प्लस से ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वहां सम हमारे पास जो है वो तो 0 आना चाहिए था या 5 आना चाहिए था यूनिट प्लेस पर। यहाँ पर डिफरेंस 0 आएगा या 5 आएगा ना। तो 9 केस बनेंगे फेवरेबल हमारे पास। एक्स को भरने के 5 तरीके हैं, 5n, 5n+1, 5n+2। थोड़ा देखा करो यार, क्लास नोट्स भी है ना, सवाल दे रहे हैं तो आपके लिए दे रहे हैं ना ये, आप तो बार बार हमसे करवाने लग जाते हो सारे सवाल है ना। थोड़े अपने नोट्स देखा करो, इस तरह का कोई सवाल करवाया है कि ना, अपनी जिम्मेदारी भी लिया करो ना आप। तो फिर सवाल डालने का मतलब फिर वो मुश्किल हो गई हमारे लिए एक तरह से, है कि भाई वो हर बार ही बताओ फिर आप उसको करके। तो एक्स को भरने के 5 तरीके हमारे पास हैं, वाई को भरने के भी ये 5 तरीके हैं ना भाई। एक्स क्योंकि हम 5 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये सोचेंगे वो नंबर कैसा आ सकता है ना, या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा। तो एक्स को भरने के 5 तरीके हो गए, वाई को भरने के 5 तरीके हो गए। अब हम चाहते हैं कि सम 5 से डिवाइड हो जाए ना। तो जब इनकी स्क्वायरिंग करेंगे तो यूनिट प्लेस, अगर मैं इस तरह के नंबर की स्क्वायरिंग करूंगा यूनिट प्लेस पर 0 आएगा, इस तरह के नंबर की करूंगा तो 1 आएगा, इससे 4 आएगा, इससे 9 आएगा, इससे 16 आएगा। अब हम चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो 5 से डिवाइड हो जाए ना। तो ये एक्स स्क्वायर का यूनिट प्लेस है, वाई स्क्वायर का यूनिट प्लेस भी ये आएगा। अब हम चाहते हैं उनका सम अगर 5 से डिवाइड हो तो यूनिट प्लेस पर 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो 0 कैसे आ सकता है? 0 एक कैसे आ सकता है? यहाँ 0 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए। 0 तो बस ऐसे आ सकता है, या फिर यहाँ 16 आ जाए, वहां 4 आ जाए, यहाँ 16 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए। लेकिन इसको इंटरचेंज भी कर देंगे, यहाँ 4 आ जाए, वहां 16 आ जाए, है ना। अब हम देख रहे हैं भाई और कैसे आ सकता है, ये तो 0 तो ऐसे आ सकता है, या फिर एक 9 1 से आ सकता है, ये 9 आ जाए या 1 आ जाए, या फिर 1 आ जाए 9 आ जाए। अब 5 लेके आ जाओ, तो 5 लाने के लिए यहाँ 4 कर दो, यहाँ पर 1 कर दो, और 5 लाने के लिए और क्या कर सकते हैं? 16 कर दें और ये 9 कर दें। बस ये केसेस बनेंगे। तो ये तो एक सिंगल केस हो गया। ये कितने केस हो गए? 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए। 8 और 1 9, 9/25। मैंने डिफरेंस वाला कराया था, थोड़ा सा वो देखा करो आप, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बताने में जोर नहीं आता हमें, लेकिन वो जो सवाल दे रहे हैं वो आपके लिए दे रहे हैं ना, ताकि वैसे सवाल आप कर पाए ना। तो नहीं आया तो क्लास नोट्स थोड़ा देखा करो आप, ताकि अपना टाइम बच जाए ना। टाइम बचेगा तो आपके काम ही आएगा उन्होंने। थर्ड में को डाउट हो, 4 में को डाउट हो, 5 में को डाउट हो, 6 में को डाउट हो। अगेन हिट एंड ट्रायल होते हैं इस तरह के सवाल, मैंने पहले भी बताया आपको ना। कुछ फंक्शन हम निकालना सिखाएंगे आपको डिफरेंशियबिलिटी के टाइम, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। तो आपको लगेगा सर बात टाल रहे हैं, टाल नहीं रहा मैं, वो हम फंक्शन कुछ निकाल के बताएंगे। सारे फंक्शन ही निकाल सकते हैं, कुछ में हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है अपने को ना। और अब तो जितना याद रख सके, मान लो कुछ ऐसे फंक्शन भी लिखा देंगे भाई, ये अगर इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। चल मैंने 1-2 लिखाए भी थे आपको, है ना, लास्ट लेक्चर में लिखाया था मैंने आपको, तो उनको याद रख सकते हैं, उनको निकाल के भी देखेंगे। निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास होती है, तब जाके निकाला जाता है उन फंक्शंस को ना। तो यहां हमें दिया हुआ है कि f(x + y) और आगे दिया हुआ है = f(x y/4), ये हमें दिया हुआ है ना। एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू x, y बिलोंग्स टू R। f(-4) मुझे दिया हुआ है, और शायद ये -4 के बराबर दिया हुआ है, और हमें निकालना है f(2011), ये हमें कैलकुलेट करना है ना।
तो उसमें 2011 तो मैं क्रिएट कर सकता हूं कैसे? मैं x की जगह रखता हूं 2011, y को 0 मान लो, x को रख दो 2011 और y को 0 रख दो, तो वो बेसिकली f ऑफ 0 बन जाएगा। तो मुझे f ऑफ 0 की रिक्वायरमेंट आ गई। अगर f ऑफ 0 मिल गया तो मेरा काम चल जाएगा, सही है ना? अब f ऑफ 0 निकालने के लिए क्या करो, x को एक बार 4 रख दो और एक को -4 रख दो, x को 4 y को -4, पुट x बराबर 4, y इज इक्वल टू -4। व्हाट वी गेट? f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ -4। व्हाट इज f ऑफ -4? -4। देयर f ऑफ 0 इज इक्वल टू -4। अब 2011 निकालना है तो x को एक बार 2011 रख दो और y को 0 रख दो। f ऑफ 0 आ गया ना हमारे पास, x बराबर 2011 और y बराबर 0 रख दो, तो उससे ये 211 बन जाएगा, ये f ऑफ 0 आ जाएगा। f ऑफ 0 की वैल्यू मुझे पता है, तो -4 आ जाएगा, ठीक है ना? इसके बाद 7 में को डाउट हो, 7 के बाद वो 1 + tan x आ जाता है, और हम जानते हैं अगर a + b बराबर 45 डिग्री हो तो 1 + tan a इंटू 1 + tan b बराबर 2 आ जाता है ना। ये हमारी शीट में भी था, ट्रिग्नोमेट्री की शीट में सवाल। जरूरी नहीं है π/4 हो, ये ऐसा एंगल होना चाहिए इसका tan 1 आ जाए। अब चाहे π/4 हो चाहे 5π/4 हो, ये सम इस एंगल के बराबर होना चाहिए जिसका tan 1 के बराबर आ जाता हो ना। तो अगर ऐसा है तो 1 + tan a इंटू 1 + tan b बराबर 2 आ जाता है ना। 1 + tan a इंटू 1 + tan b बराबर 2। ये ट्रिग्नोमेट्री की शीट में भी हमारे प्रूव करवा रखा है उन्होंने, क्लास में भी निकाल के बताते हैं इसको। और cot a -1 इंटू cot b -1 ये भी 2 के बराबर आ जाता है। तो या तो ये रिजल्ट पता हो, नहीं पता हो तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, थोड़ा उसको आसान करो। और वो जो एंगल है जो दोनों इनकन्वीनियंट है उनमें रिलेशन दिख रहा है हमें। जब एंगल इनकन्वीनियंट होते हैं ना तो उनमें रिलेशन देखना पड़ता है कि भाई उनका सम 90 आ रहा है क्या, उनका सम डिफरेंस 90 आ रहा है क्या, उनका सम 180 आ रहा है क्या, उनका डिफरेंस 180 आ रहा है, ऐसा देखा जाता है ना, ताकि अपन एंगल को कन्वर्ट कर लें। तो वहां उनका सम 45 आ रहा है, तो या तो ऐसा करें भाई 16 को 16 रहने दो और 29 को क्या लिखो 45 - 16 कर दो। अगर ये रिजल्ट पता नहीं होंगे तो फिर हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि एंगल इनकन्वीनियंट है तो एक को चेंज कर दो, आप एक कन्वीनियंट लेके आ जाओ आप, उनका सम क्योंकि कन्वीनियंट आ रहा है 45, तो किसी भी एक को 16 को लिख दो, या तो 45 - 29 या 29 को लिख दो 45 - 16। लेकिन हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एज सच अगर मैं 16 49 रखूंगा 29 रखूंगा तो दिक्कत आएगी। और सिंप्लीफाई करने का कंसेप्ट ये है, ऊपर 1 लिखा हुआ है तो 1 जनरली हम किसके साथ लेते हैं, कॉस के साथ। 1 अगर मैं कॉस के साथ लेता हूं तो डील करना आसान होता है या उसको कैलकुलेट करना आसान होता है, बिकॉज 1 + cos इज 2 cos स्क्वायर एंड 1 - cos इज 2 sin स्क्वायर। और जब भी स्क्वायर आता है एंगल आधा हो जाता है, ये ध्यान रखते हैं हम। तो ऊपर वाले 1 को आप cos के साथ लो, 1 + cos 2x, sin 2x को इसको अलग कर लो आप, और नीचे लिखा हुआ है हमारे पास दैट इज 2 cos 2x। और इस तरह से अरेंज करने का फायदा ये है कि इसको लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर लिखा मैंने तो बस। अब सिंस यहाँ 2x है तो एंगल आधा हो गया। अब अगर यहाँ एंगल x आ गया तो इस एंगल का क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकता, इसको भी आधा कर दो ना, 2 sin x cos x। अब अगर ऊपर एंगल आधा हो गया तो नीचे भी एंगल आधा कर दो। नीचे एंगल आधा करने के 3 तरीके हैं, 2 cos स्क्वायर x -1, 1 - 2 sin स्क्वायर x, या cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x। अब जैसा ऊपर है ना वैसा मैं लिखूंगा नीचे, कि ऊपर किस तरह का आ रहा है, क्योंकि ऊपर में लिख चुका, तो जैसा ऊपर आएगा वैसा नीचे लिखूंगा। तो ऊपर से ध्यान से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 cos x, तो cos x - sin x बचेगा, मतलब तो नीचे वाले को लिखो cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, तो ये cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x आ जाएगा। बस वो कट जाएगा तो वी गेट 2 cos x अपॉन 2 cos x अपॉन cos x + sin x, cos x + sin x। अब वो cos x को जाओ तो नीचे लेके आ जाओ ना, वी गेट 1 + sin x। बस इसमें एक बार 16 डिग्री रखना है, बार 29, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर वो रिजल्ट पता, क्या हुआ, 2 तो आएगा ना शायद, 2 कटेगा नहीं ना, वैसे 2 नीचे था क्या, 2 लिख लो बेटा, 2 लिख लो। बिल्कुल सही बात है, गलती तो गलती है, उसमें क्या है ना भाई, आप डांटते हो तो आप भी डांट सुनो, नहीं तो ये ऐसे 2 काट दिया हमने। अब कितना बचा, 1 + tan x बचा हमारे पास। तो या तो हमें ऐसा, अगर ये रिजल्ट पता होता तो दिक्कत नहीं आती अब तो है ना, और अगर रिजल्ट पता नहीं होता तो मैं एक बार 16 डिग्री रखता और एक बार 29, तो नीचे आता 1 + tan 16 और 1 + tan 29, तो 29 को लिख देता मैं 45 - 16, और वो अपने आप कट कटा के आंसर आ जाता। और रिजल्ट पता होता तो फिर स्ट्राइक कर लेता, जल्दी से कर लेते फिर वो सम 45 आ रहा है तो 2 आ जाएगा नीचे, 1/2 इज द आंसर। 8 में को डाउट हो, अलग अलग करके MGM लगा दो, क्योंकि x भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है, उनको अलग अलग कर लो
और ए एम जी में अप्लाई कर दो ताकि वो कट जाएगा ना। 9 में को डाउट हो, 9 में वही हमें ऐसा सोल्यूशन निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो फर्स्ट वाला तो स्क्वायर बन रहा है ना, फर्स्ट वाला तो बन जाता है स्क्वायर। इस तरह के ग्राफ स्ट्रेट लाइन में भी आए और FM2 में भी बनाए हमने ना, ये स्क्वायर बन जाता है ना। जब जब भी कोफिशिएंट सेम होंगे ना मॉड एक्स मॉड वाई के, तो हमेशा स्क्वायर बनेगा। और अगर कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे फिर एक ट्रेपेजियम बनेगा, फिर ये बनेगा ट्रेपेजियम, फिर पैरेललोग्राम बनेगा। मतलब वो ट्रेपेजियम नहीं फिर पैरेललोग्राम बन जाएगा। हाँ ट्रेपेजियम भी फिर पैरेललोग्राम बनेगा ये, अगर कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे तो यहाँ 2 हो जाए यहाँ 3 हो जाए, और जहां दोनों दोनों 2 2 हैं, दोनों 3 3 है तो फिर स्क्वायर बनता है। ये हम जानते हैं, ग्राफ बना सकते हैं इसका ना, ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन से बनाया जा सकता है। 1 माइनस मॉड एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस मॉड एक्स प्लस 1 मॉड वाई। जब मॉड वाई का डायग्राम बनाना होता है तो पहले डायग्राम बनाते हैं वाई का, फिर ये जो पोर्शन बन जाएगा तो इसका वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसको गायब कर देंगे और ऊपर वाले को रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ये डायग्राम बनाने के बाद वो बना सकता हूं। इसका डायग्राम बनाने के लिए क्या करूं, इसका डायग्राम बनाने के लिए मैं ये डायग्राम बना सकता हूं, है ना। या मैं ऐसा कर सकता हूं, इसका डायग्राम बनाना, हाँ ऐसा कर सकता हूं, बाद में उसको 1 इंटू ऊपर कर दूंगा ना। पर इसका डायग्राम बनाने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं, इसका डायग्राम बनाने के लिए मैं ये और बना सकता हूं पहले, और इसका डायग्राम बनाने के लिए मैं ये बना सकता हूं। यानी अगर ये डायग्राम बनाना आता हो मुझे तो मैं ये डायग्राम बना सकता हूं। सिंपली ये डायग्राम बनाना आना चाहिए बस, y इक्वल टू एक्स, और ये तो जानते हैं शायद हम बनाना। इससे ये बन जाएगा, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, मॉड एक्स बन गया। ये भी आता है वैसे बनाना डायरेक्ट, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपन। मॉड एक्स बन जाएगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, मॉड नीचे आ जाएगा, 1 यूनिट ऊपर लाऊंगा, फिर नीचे वाले को गायब कर दूंगा, ऊपर वाले को रिफ्लेक्ट कर दूंगा, तो स्क्वायर बन जाएगा है ना। लेकिन वो कहने के सवाल आ चुके हैं या बता चुके हैं ना, मैं आपको पता होता है भाई स्क्वायर बन जाता है ना, तो वो हमारी प्रैक्टिस या हमारी मेहनत काम आ जाती है उस वक्त है ना। ये ऐसे स्क्वायर बन गया है, ये स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। मतलब स्क्वायर बनने के बाद है ये हम दिख रहा है, ये शायद 1 है कि 3 है, 3 ये शायद है ना, दिस इज 3, तो ये 3 लिखा हुआ है ना। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 3 आ जाएगा, वो 1 होता तो 1 आ जाता, और 3 में 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3,0 एंड दिस इज 0,3। ये स्क्वायर बन गया। साइड लेंथ वगैरह निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं ना, ये आगे तक भी काम आएंगे ग्राफ हमारे, जो भी हम ग्राफ पढ़ते हैं ना ये बार बार काम आते हैं हमारे। अब हमें एक्स वाई चाहिए, एक्चुअली हमें ऐसे एक्स और वाई चाहिए जो एक तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो और एक उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए। ये जो इक्वेशन हमारे पास है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर 3 है ना। अब इसको सेटिस्फाई करने वाले एक्स वाई का मतलब जो भी एक्स वाई जो इसके सॉल्यूशन है, बेसिकली वो हर पॉइंट जो इन लाइंस पे लाई कर रहा है, हर वो पॉइंट जो इन लाइंस पे लाई कर रहा है वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट हमारे पास है और इनका जो भी एक्स और वाई होगा वो इस कर्व पे लाई कर रहा है तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गया हमें, लेकिन हमें ऐसे सॉल्यूशन चाहिए जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें। साइन पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। अब ये साइन थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा 1 कब आता है, जब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 के बराबर आना चाहिए ना। पता अब यहां से मैं x निकाल सकता हूं, वेर n बिलोंग्स टू i। साइन थीटा अगर हम चाहते हैं 1 आ जाए तो थीटा एंगल हमेशा यहाँ आना चाहिए इस जगह, क्योंकि यहाँ जब एंगल आता है तो साइन 1 होता है, यहाँ पर साइन -1 आ जाता है, वहां साइन 0 आ जाता है। मतलब यहां से पहले पाई हटा दो आप, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2n प्लस हाफ आ गया। फिर अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4n प्लस 1। व्हाट इज n, n बिलोंग्स टू i। अब हम ध्यान से देखें भाई n अगर i है तो n i भी इस तरह से रखना पड़ेगा अपने को कि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, वरना फिर x रियल नहीं आएगा। हमें तो ऐसा रियल नंबर चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको भी कर रहे हैं, जो स्क्वायर की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं और इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने n बराबर 0 लिया, n बराबर 0 लेने पर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहां से x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। लेकिन मुझे सॉल्यूशन का मतलब क्या है, x और y दोनों निकालने। तो हम देख रहे हैं अगर मैं x बराबर 1 लूं और y की वैल्यू कुछ भी ले लूं तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। x को -1 ले लें और y कुछ भी लें, x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 10, x बराबर 1 y बराबर 100, सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन हमें वो चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो, मतलब इसके बाउंड्री पे लाई करो। तो ये x बराबर 1 को लोकेट कर लो आप, ये x बराबर 1 का मतलब एक वर्टिकल लाइन हो गई, इस पर जो भी पॉइंट लाई करेगा ना उसका x हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये जो x ये 1,0 हो गया, कहीं 1,1 आएगा, कहीं 1,2 आएगा, ये लाइन पर अलग अलग पॉइंट मिलते रहेंगे। अब जो भी पॉइंट इस लाइन पर है उसका x हमेशा कितना है, तो वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हम चाहते हैं वो इसको भी क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो वो एक तो ये वाला x मिलेगा हमें, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा।
अब इसका जो एक्स वाई है और जो इसका एक्स वाई है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको भी करेगा, है ना। ऐसे एक एक्स बराबर -1 पर लेके आ जाओ, ये एक्स बराबर -1 आ गया, यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, फिर वो लाइन पर जो भी पॉइंट है उसका एक्स तो -1 है, तो 2 पॉइंट मुझे मिल गए, 4 सोल्यूशन आ गए, मतलब हमारे पास 2 1 के कोरस्पॉन्डिंग आ गए, 2 -1 के कोरस्पॉन्डिंग। अब की बार n बराबर 1 रख दो, पहले मैंने n बराबर 0 रखा था, अब n बराबर 1 रख दो, तो व्हाट वी गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू +-√5। एक आ गया x बराबर √5, ये तो 3 है ना हमारे पास, तो √5 इज 2.236, √5 यहाँ आ जाएगा ना, फिर 2 सोल्यूशन आएंगे, फिर ये माइनस का √5, फिर 2 सोल्यूशन आ जाएंगे, तो 2 और 2 4 और आ गए ना, 8 हो गए ना। अब n बराबर 2 रख दो, तो n बराबर 2 रखूंगा तो व्हाट वी गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इट मींस x इज इक्वल टू +-3। अब x बराबर 3 ड्रॉ करूंगा तो a की जगह कट करेगी वो, और ये -3 ड्रॉ करूंगा, 2 और आ गए 10। अब कुछ तो बड़ा निकल जाएगा वो, अब तो कुछ कट करेगा नहीं, 10 सोल्यूशन आ गए मतलब हमारे पास 10 सोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। 10 में कोई डाउट हो, 11 में कोई डाउट हो, 2 इवन ले लो और 2 ऑड ले लो, 12 में कोई डाउट हो, 13 में कोई डाउट हो, 13 में पॉलिनोमियल करना पड़ेगा इक्वेशन की जगह अपने को, शायद पहले भी कहीं आया था मेरे हिसाब से, इक्वेशन की जगह पॉलिनोमियल काट दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा अपने को ना, तब जाके आंसर नहीं, इक्वेशन को काउंट नहीं कर पाएंगे एक्चुअली अपन ना, क्योंकि बेसिकली अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूंगा या इस पॉलिनोमियल की बात करूंगा, दोनों पॉलिनोमियल अलग अलग हैं, लेकिन अगर मैं दोनों से इक्वेशन बना दूं तो दोनों इक्वेशन सेम है ना, दोनों पॉलिनोमियल तो डिफरेंट है लेकिन इक्वेशन सेम है, वो भी क्वाड्रेटिक ये भी क्वाड्रेटिक, दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है क्योंकि दोनों के रूट सेम है ना, तो इक्वेशन अलग अलग काउंट नहीं होगी ना, इसलिए वहां इक्वेशन की जगह पॉलिनोमियल करना पड़ेगा ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चीज का एक रूट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, एक रूट 0, तो वो क्वाड्रेटिक जब पॉलिनोमियल होगा वो इस तरह का होगा, ax स्क्वायर प्लस bx, मतलब इसको पढ़ने के तरीके कितने 9 है और इसको पढ़ने के तरीके 10 है, 90 बन जाए, क्योंकि वो 0 नहीं होगा ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाना है अपने को, इसलिए 90 तरीके आ जाएंगे। 14 में को डाउट हो, 14 में ये है कि शायद मैंने बताया नहीं था आपको ये, तो इसमें याद रख लो उसको आप, है ना, कि इफ लिखें, यहाँ लिख लें आप नोट में कहीं लिख लें, if fx be a polynomial, if fx be a polynomial satisfying the relation fx plus f of 1 by x is equal to fx into f of 1 by x for every value x belongs to r minus 0. If fx be a polynomial satisfying the relation for every value x belongs to r minus 0, then fx will be equal to plus minus x to the power n plus 1, where n belongs to w, where n belongs to w. निकाल सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है अपन, लेकिन वो किसी काम नहीं आएगा हमारे, है ना, वो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। हम एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लें, पॉलिनोमियल हम n डिग्री का एज्यूम कर लें, क्योंकि 1 डिग्री का एज्यूम करूंगा तो दिक्कत आएगी, 1 डिग्री का क्यों माना भाई आपने, 2 डिग्री का क्यों माना, n डिग्री का मान लो आप तो पॉलिनोमियल, है ना। घर जाके चाहे तो आप इंटरेस्ट लेके निकाल सकते हैं। एक n डिग्री का पॉलिनोमियल लिख दो आप, n डिग्री के पॉलिनोमियल का मतलब x a0 x raised to power n, a1 x raised to power n minus 1, a2 x raised to power n minus 2 प्लस an minus 1 x raised to power 1 और प्लस an, ये n डिग्री का एक पॉलिनोमियल हो गया। और अगर मैं इसको n डिग्री का बोल रहा हूं तो ये क्लियर कट है कि a0 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हाईएस्ट डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है ना, उसकी डिग्री क्या होना, उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए ना। तो अगर मैं इसको n डिग्री का बोल रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है a0 नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो हो जाए वाले कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा हूं तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो तो नॉन जीरो होगा, अगर मैं क्वाड्रेटिक बोल रहा हूं तो क्यूबिक बोलूंगा तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा, तो मैं ये n डिग्री का पॉलिनोमियल मान लिया। कुछ मत करो आप इसको, यहाँ fx हमें दिया हुआ है, इसमें f of 1 by x निकाल लो, x की जगह 1 by x रख दो, तो fx भी आ गया, f of 1 by x भी आ गया, fx भी मेरे सामने लिखा हुआ है, f of 1 by x पे मेरे सामने लिखा हुआ है। एक बार दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके वहां लिख दो, और दोनों तरफ x के डिफरेंट डिफरेंट पावर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, एक तो जोड़ दूंगा एक मल्टीप्लाई कर दूंगा, और दोनों तरफ से मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड से मैं x के डिफरेंट डिफरेंट पावर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लूंगा। जैसे मैं x की पावर जैसे 2n मान लो आया मेरे पास, तो x की पावर 2n का कोफिशिएंट जो भी हाईएस्ट डिग्री आएगी ना, हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से हम एक एक डिग्री कम करते जाएंगे और उनको कंपेयर करेंगे। तो ये +-1 आता है, ये 1 आ जाता है, बाकी सब जीरो आ जाते हैं।
ये बाकी सब जीरो आ जाते हैं। हिम्मत करना घर जाके आप, है ना, थोड़ा। ये एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ वन बाय एक्स निकाल लिया, दोनों को जोड़ के यहां लिख दूंगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दूंगा। फिर आपको लगेगा कि दोनों तरफ से जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है ना, उस हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट कंपेयर करना स्टार्ट करना आप, ये मानते हुए कि ए जीरो क्या है, नॉन जीरो है। जैसे जब आपको लगेगा इधर सबसे बड़ी जो पावर आ रही है, उस पावर के कोफिशिएंट में दोनों तरफ से कंपेयर करूंगा, उनको कंपेयर करके बराबर कर देना, फिर उससे 1 डिग्री कम करना, उनके कोफिशिएंट बराबर करना, फिर 1 डिग्री कम करना, उनके कोफिशिएंट बराबर करना। और लीस्ट डिग्री क्या आएगी, लीस्ट तो कांस्टेंट ही आएगा हमारे पास भाई, जोड़ूंगा तब भी कांस्टेंट आएगा, मल्टीप्लाई करूं तो एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेना। तो एक आध जब जैसे हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो उससे ए जीरो और ए एन के बारे में मालूम पड़ जाएगा आपको। तो ये प्लस माइनस वन आएगा, करना फिर मैं बताऊंगा कल, अगर आप थोड़ा एक बार कोशिश करके आओगे, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आपको कैसे आता है। समझ में आ गया क्या करना है, जोड़ के यहाँ लिखना है, मल्टीप्लाई करके वहां लिखना है, थोड़ा लंबा लिखना पड़े तो रजिस्टर को ऐसे वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर लेना, ताकि लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। यूं लिखते हैं ना हम, ऐसे लिखना, ताकि वो इक्वेशन थोड़ी लंबी आ जाएगी नजर आना, वरना फिर दिखेगा नहीं, मान लो एक लाइन में तो दिक्कत आएगी सोचने में। फिर आपको लगेगा इधर जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है, उस हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट दोनों तरफ से कंपेयर करना, 1-1 डिग्री कम करते जाना, उससे ए जीरो, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन, ए एन सब निकलते जाएंगे। ये सब तो जीरो आ जाते हैं, ये प्लस माइनस वन आता है और वो वन आ जाता है। अल्टीमेटली निकालने के बाद सत्य ये नजर आएगा, इसको याद रखना चाहिए अपने को ना, वो इंटरेस्ट के लिए निकाल लिया हमने, ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो जब भी ऐसा आया लिखा हुआ तो फटाफट ये क्लिक करना चाहिए ना कि भाई दिस इज एफ एक्स इज दिस। अब हमारे पास ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ना, कई बार ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ आता है कि भाई ऐसा है, तो फिर तो क्लिक हो जाता है एकदम, है ना। अब अगर ये दिमाग में रहा हमारे, तो फिर इसको निकालने के बारे में सोच सकते हैं। अब हमें दिया हुआ है लेकिन ये है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, लेकिन अब ये फॉर्मूले की तरह याद रखना है अपने को ना, कैसे भी करके ये तो एकदम फॉर्मूले की तरह याद रखना है ना, क्योंकि ये याद होगा तभी ये क्लिक करेगा, तभी ये क्लिक होगा, अदरवाइज क्लिक नहीं होगा ना। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर शायद 2 प्लस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है ना, ये हमें दिया हुआ है ना कि फंक्शन ऐसा है, वो दैट इज पॉलिनोमियल है और वो रियल वैल्यूज के लिए इसको सेटिस्फाई करता है। अब अगर हमारे दिमाग में ये रहेगा ना, वही हमें या तो कोशिश कर लेंगे हिट एंड ट्रायल से, जैसे कि सवाल में किया है हमने ना, लेकिन अगर ये याद होगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये स्ट्राइक करे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं y की जगह 1/x रख दूं, y की जगह 1/x, तो ये एफ एक्स, ये एफ 1/x और प्लस जो भी लिखा हुआ है एफ ओ वन इजिकल टू 2 प्लस एफ एक्स इंटू एफ ओ 1/x। तो ये एफ एक्स प्लस एफ ओ 1/x बन गया, ये एफ एक्स इंटू एफ ओ 1/x बन गया। लेकिन ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो बन गया एफ ओ वन और वो कितना बन गया, वो 2 बन गया। तो मुझे लग रहा है कि एफ ओ वन अगर काश 2 आ जाए तो फिर ये एफ एक्स प्लस एफ ओ 1/x इजिकल टू एफ एक्स इंटू एफ ओ 1/x बन जाएगा, और जैसे वो बनेगा तो मैं मान लूंगा कि एफ एक्स फिर ऐसा है ना। लेकिन वो एफ ओ वन हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो हमें लग रहा है कि y की जगह 1/x रखते हैं, ऐसा बनने की उम्मीद है, लेकिन गड़बड़ कौन कर रहा है, एफ ओ वन। तो एफ ओ वन निकालने के लिए क्या करूं, मेरे पास जो भी कुछ है वो यही है, x की जगह और y की जगह 1 रख दो, आप पुट कर दो x बराबर y बराबर 1, ये पुट कर दो इसमें। तो उससे क्या आएगा, एफ ओ वन एफ ओ वन एफ ओ वन, तो 3 टाइम्स ऑफ एफ ओ वन, ये कितना आ गया 2, और ये कितना बन गया एफ स्क्वायर 1, एफ ओ वन इंटू एफ ओ वन बन गया। सही लिखा है ना, तो एफ ओ वन में क्वालिटी बन गई है। तो यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो एफ ओ वन बराबर 1 आएगा और एक एफ ओ वन बराबर 2 आएगा। फिर रिस्क हो गई, फिर सवाल डेंजरस हो गया है, 2 पॉसिबिलिटी आ गई। अगर ये आया होता तो काम खत्म हो जाता ही, फिर 2 वैल्यू आ गई ना, क्वालिटी बनेगी ना, टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस 2 बराबर 0, तो t बराबर 1 t बराबर 2 आ गया, 2 वैल्यू आ गई मतलब हमारे पास। अगर सिर्फ यही आया होता तो दिक्कत नहीं आती, ये एक्स्ट्रा आ गया। अब ये सोचना पड़ेगा कि एफ ओ वन को 1 लें या एफ ओ टू को 2 लें, तो उसके लिए फिर एक इन्फॉर्मेशन हो रही है सवाल में हमारे पास, एफ ओ 4 बराबर 17। तो मुझे एफ ओ 4 दिया हुआ है, और ठीक है मैं एफ ओ वन की वैल्यू क्लियरली मेंशन नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे कहने के पता तो है भाई एफ ओ वन के बारे में जानकारी है मेरे पास, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एफ ओ वन और एफ ओ 4 क्रिएट कर लेता हूं, इसमें एफ ओ वन और एफ ओ 4 क्रिएट कर लेता हूं। तो मैंने लिखा एक्स बराबर 1 वाई बराबर 4, ये इसमें रख दो, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 4 रख दो उसमें। तो अगर मैं एक्स बराबर 1 रखता हूं वाई बराबर 4 रखता हूं, तो उससे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ ओ वन एफ ओ 4 एफ ओ 4 इजिकल 2 प्लस एफ ओ वन इंटू एफ ओ 4, एक्स की जगह 1 रख दिया, वाई की जगह 4, ताकि एक जगह एफ ओ 1 आ जाए, एक जगह 4 आ जाए ना।
अब देखो ये तो हमें f(4) मुझे क्लियर कट पता है, यहां तो मेरे पास दो ऑप्शन है, यहां तो कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास, 17 रखना ही पड़ेगा वो आपको। तो f(4) की जगह 17 रख दो आप, f(4) बराबर 17। तो f(4) बराबर 17 रखने से ये तो क्या है, f(1) ही है। ये 17 कितना हो गया 34, ये 2 की जगह 2 रहेगा, और ये कितना है 17 है, 17 इंटू f(1). ना व्हाट इज f(1) 2, तो दिस रिजेक्टेड, यानी f(1) फिर 2 ही होगा इसका मतलब। आ गया समझ में, f(1) बराबर 2। और अब जैसे f(1) 2 आया तो वो वर्कआउट कर गया हमारा ना। अब क्या करेंगे, y की जगह 1/x रख देंगे इसमें, y इक्वल टू 1/x। जैसे y को 1/x रखेंगे, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से अब तो ना, y की जगह 1/x रखते ही वो जो इक्वेशन है वैसे बन जाएगी, fx प्लस f(1/x) प्लस 2 प्लस कितना बना f(1) इक्वल टू 2 प्लस fx इंटू f(1/x), ये ऐसा बन जाएगा। बस f(1) बराबर 2 है तो हट जाएगा ये, और fx पॉलिनोमियल है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है अल्टीमेटली, तो fx विल कम आउट टू बी प्लस माइनस x की पावर n+1। ये डिसाइड कर लिया भाई हमने, ठीक है ना। अब मुझे डिसाइड करना है कि प्लस साइन लूं, माइनस साइन लूं, n को क्या लूं। तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो f(1) बराबर 2 है और एक f(4) बराबर 16 है। तो f(4) निकालूंगा तो x की जगह तो क्या रखने वाला हूं मैं, 4 रखने वाला हूं। अब वो कितना आना चाहिए 17, तो किससे आएगा, प्लस साइन से आएगा कि माइनस साइन से आएगा। और n को क्या लूंगा, तो एक तो मुझे प्लस साइन लेना है और एक मुझे n बराबर 2 लेना है। एक तो प्लस साइन लेना है और एक n बराबर 2 लेना है। तो fx इज इक्वल टू प्लस साइन लिया, n बराबर 2, दिस इज द fx, ये fx हो जाएगा। बस अब जो चाहो निकाल लो उसमें आप। और अगर सीधे सीधे कभी ये ऐसा आ जाएगा लिखा हुआ, से मैंने लिखा था, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, लेकिन ये दिमाग में होगा तो ये स्ट्राइक कर पाएगा ना, वो अगर रटा हुआ नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी निकालने में, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट 15 में को डाउट हो गया मेरे हिसाब से ना, तो शीट निकालो फटाफट। क्वाड्रेटिक की शीट में एक्सरसाइज 2 का पार्ट, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 में शायद D1 है शायद, है ना, सेक्शन डी में निकालना है ना। तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, D1 में कौन D1 है, D1 में को डाउट हो, पार्ट 2 में आ गए वन, पार्ट 2 का शायद D1 ही है, D1 में को डाउट हो, है ना। 6/11 आ गया, मतलब ए पहले थ्रो कर रहा है ना। अब उसमें ये रेस्पेक्टिव चांसेस निकालने हैं हमें, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, 99 रुपीज को प्रोबेबिलिटी के रेशियो में बांट दिया अपन ने ना। ये है ना 6/11, ए थ्रो कर रहा है तो ए पहले थ्रो कर देगा, या फिर तीसरी बार में जीतेगा या 5वीं बार में जीतेगा ना, इनफाइनाइट जीबी बन जाएगी। इसके बाद पार्ट 3 पर आ गए, पार्ट 3 का D3 में को डाउट हो, तो ये एक्सरसाइज 1 तो पूरी हो गई हमारे ना। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 में को डाउट हो, इसको फिल करना पड़ेगा सवाल को। मतलब एक क्यूब है हमारे पास, उस क्यूब के हमने 125 पीसेस किए हैं ना, अ क्यूब पेंटेड रेड ऑन ऑल साइड्स। जैसे ये रूम तो है, ये तो क्यूब तो नहीं है, क्यूबॉइड है ना, क्यूब तो वो स्क्वायर होगा हमारे पास, सारे फेसेस स्क्वायर होंगे। तो ये इसके सारे फेसेस पे पेंट कर दिए हमने, यानी इसके ऊपर वाले फेस पे पेंट कर दिया हमने, है ना। नीचे भी पेंट हो रहा है, वो इधर साइड वाले भी पेंट हो रहा है, उधर पेंट हो रहा है ना, यानी जो 6 फेसेस हैं उनका आउटर पोर्शन पेंट कर रखा है रेड से हमने ना। और उसको उस क्यूब को हमने 125 स्मॉल क्यूब्स में हमने, स्मॉल क्यूब्स वो 125 भी क्या है, क्यूब्स ही है वो छोटे छोटे ना, उसमें ब्रेक कर रखा है। A small cube when picked is found to show red color on one of its sides। मतलब वो जो 125 क्यूब्स हैं, पहले मैं उनमें से एक क्यूब पिक कर रहा हूं, और उस क्यूब का एक साइड जो मैंने पिक किया है 125 में से, उसका एक साइड रेड होना जरूरी है। जब उसका एक साइड रेड है तो बाकी दो साइड भी रेड हो, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है ना। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा जो 125 क्यूब्स हैं उनमें से ऐसे कितने हैं जब उनका कोई भी फेस रेड कलर से पेंट नहीं हो रहा होगा। तो देखो ऐसे समझो आप, हाँ अगर हम उसको 5 पीसेस करना चाह रहे हैं ना, तो मुझे यू 4 हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं इसको 2 पार्ट में ड्रॉ करता तो मैं एक प्लेन यूं ड्रॉ कर देता, तो 2 तो यूं बन गए, एक में यूं ड्रॉ कर देता और एक में यूं ड्रॉ कर देता, 8 पीस हो जाते इसके। 8 पीस करने के लिए मुझे एक प्लेन यूं ड्रॉ करना पड़ता, एक इन दोनों के पैरेलल ऐसे, एक उन दोनों के पैरेलल और एक इन दोनों के पैरेलल, समझ। तब आगे 8 पीस, 4 आगे होते हैं 4 पीछे हो जाते हैं, ये समझ रहे हैं बात। अब 125 करने तो मुझे 4 प्लेन इधर ड्रॉ करने पड़ेंगे, 4 प्लेन, 4 इनके पैरेलल ड्रॉ करने पड़ेंगे और 4 इनके पैरेलल ड्रॉ करने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास
125 स्मॉल पीसेस होंगे ना। अब उनमें देखो कि ऐसे कितने हैं जिन पे एक भी, क्योंकि हम जो क्यूब को पिक कर रहे हैं ना, उस क्यूब का एक साइड तो पेंट हो रहा है रेड कलर से, तो हमें ये देखना पड़ेगा उन 125 में क्या सारे ऐसे हैं क्या जिनका कोई ना कोई फेस रेड कलर से पेंट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने एक पहला वाला प्लेन यहाँ ड्रॉ किया इस तरफ, ये एक तो वो वॉल थी, एक मैंने ये ड्रॉ किया, तो पहला क्यूब तो उधर बनेगा, फिर ये दूसरा क्यूब जो बनेगा ना, इसका कोई भी साइड पेंट नहीं हो रहा होगा। समझ रहे हैं आप? भाई उधर तो उस वाली दीवार है, एक का तो फेस वाल आ गया, एक का फेस ये पहला प्लेन ड्रॉ किया मैंने, दूसरा मैंने ये ड्रॉ किया, तो ये जो क्यूब होगा ना, इसमें कोई भी साइड पेंट नहीं हो रहा होगा। फिर सेकंड वाले में भी नहीं हो रहा होगा, थर्ड वाले में भी नहीं हो रहा होगा, उसमें हो रहा होगा फोर्थ वाले में, क्योंकि तीन तो ये बीच वाले हो गए, ये एक उधर वाला हो गया, ऐसे एक उधर वाला भी तो होगा, लेकिन तीन वाले बीच होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, दो, एक तीन, एक निकल चुका और एक अब आने वाला है, तो जो निकल चुका और जो आने वाला है उनका एक साइड तो पेंट हो रहा है। अब तीन तो ऐसे होंगे, तीन ऐसे भी होंगे और तीन नीचे भी होंगे, तो 27 हो गए ऐसे। 27 का कोई भी साइड पेंट नहीं हो रहा, तो अब ऐसे कितने हैं जिनके कोई एक साइड पेंट हो रहा है? 125 माइनस 27, 125 माइनस 27, समझ में नहीं आया ये? तो अब 98 बचे मेरे पास, 125 में से 27 माइनस कर दिया, तो 98 क्यूब में से कोई एक पिक किया है मैंने, 98 में से कोई एक पिक किया है मैंने, क्योंकि हमने जो पिक किया है उसका एक साइड तो क्या हो रहा है, रेड कलर से पेंट हो ही रहा है। 27 हमने ऐसे निकाल दिए जिनका कोई साइड पेंट नहीं हो रहा था रेड कलर से। क्लियर हो गया बात? तो 98 में से अब मैंने कोई एक निकाल लिया। 98 जो क्यूब है उनका हर फेस, कम से कम एक फेस रेड कलर से पेंट हो रहा हो। अब मुझे 98 में ये देखना है ऐसे कितने हैं जिनके बाकी दो साइड भी पेंट हो रहे हो ना। अब सोचो वो कौन से होंगे? वो चारों कोने वाले होंगे ना, चार ऊपर कोने वाले होंगे वो, क्योंकि वो जो कोने वाला बनेगा ना उसका ऊपर वाला भी पेंट हो रहा होगा, इधर वाला भी हो रहा होगा और उधर वाला भी पेंट हो रहा होगा, तो चार कोने ऊपर हैं और चार कोने नीचे हैं। 8/20, 8/98, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये 2/49 जो भी आएगा वो आ जाएगा ना, या 4/49 जो भी आएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? 12 में को डाउट हो, 12 में को डाउट, 12 के बाद 14 में को डाउट हो, 14 में को डाउट। भाई उसको अमाउंट को बांट रहे हैं, वो जो भी हाइड है उसकी, उसको सेल कर रहे हैं। अब जिसके द्वारा मारे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो उसको शेयर ज्यादा मिलेगा ना। तो भाई दोनों बंदूक चला रहे हैं एक साथ है ना, या तो एक ही गोली से मरा है वो, बी की गोली से मरा है। तो अगर मुझे मरने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती कि भाई दोनों ने गोली चलाई एक साथ मर गया वो, तो इसका मतलब ये या तो ए ने मारा है, एक ही गोली लगी है लेकिन बी की नहीं लगी, या फिर ए की नहीं लगी बी की लगी है, और गोली किसी की भी लगे मर जाएगा, मतलब वो ये मान के चल रहे हैं अपने ना। अपन इसकी बात नहीं कर सकते गोली लगने के बाद भी नहीं मरा वो, तो उसके बाद अपने पास जानकारी नहीं है ना, मतलब ये मान के चल रहे हैं जैसे उसको गोली लगेगी वो मर जाएगा, और एक ही होल हमें मिला है उसकी हाइट पर ना, मतलब किसी एक की गोली से मरा है वो ना। तो या तो भाई ऐसे इन्हें शूट किया, दोनों एक साथ शूट कर रहे हैं, इन्हें शूट किया एक ही गोली लग गई लेकिन बी की नहीं लगी। अब ए शूट कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.8 है शायद है ना, और बी शूट नहीं करे इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है ना। तो अगर ए ने मारा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.8 प्लस 0.6, तो 0.48 हो गया है ना। अब ये 0.48, नहीं वो नहीं मारा ना बी ने मारा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, बी ने नहीं मारा वो 0.6 है, तो 0.48 तो आएगा। अब या फिर ए ने नहीं मारा लेकिन बी ने मार दिया, तो 0.2 और 0.4, दैट इज 0.08। अब अगर मुझे उसके वो डेड हो गया वो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो या तो वो ऐसा हुआ है या वो ऐसा, दोनों को जोड़ देता हूं मैं, या तो ऐसे मरेगा या ऐसे मरेगा वो। अब ए ने मारा है तो बेस थ्योरम लगा दो, ए वाला पोर्शन ऊपर लिख दो आप, ए वाला ऊपर लिख दें, टोटल को नीचे लिख देना, तो कितना आ गया शेयर? जो भी ओवर प्रोबेबिलिटी आएगी एक ए के द्वारा मरने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसमें उसको डिवाइड कर दूंगा मैं, 20 कितने 280 रुपीज है शायद है ना, उसको डिवाइड कर दूंगा मैं। क्या हुआ? तो एक होल एक ही मिला है ना, एक की गोली लगी, इसका मतलब भाई यही रियलिस्टिक, तो यही मान के चलेंगे ना अपन भाई। एक होल देने का मतलब ही क्या है वरना? फिर तो एक होल देने का मतलब ये कि भाई किसी एक की गोली लगी है, किसी एक की गोली लगने से मरा है वो ना। वन होल का मतलब यही है मेंश, वरना फिर डेड लिख देते हैं वो ना। वन होल का मतलब है किसी एक की गोली लगी है बस, यानी एक से मरा है वो, किसी एक का निशाना लगाया उस पर ना, एक का नहीं लगाना। तो हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे एक ही, और एक की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद वो जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी उससे जो अमाउंट मिलने वाला है, पॉसिबिलिटी आ गई ए ने मारा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली,
और जो अमाउंट मिलने वाला है उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द रेशियो ऑफ ए, या ए का शेयर आ जाएगा उससे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 16 में कोई डाउट हो? 16 में डाउट है? हाँ, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी में डाउट है? अच्छा, बाकी डी के वाला ए तो हो गया, ए हो गया, मतलब जो भी है ए सही है गलत है, ए आ गया हमारे, बी आ गया, सी आ गया, डी नहीं आया बस। डी बताना है या ऊपर भी को बताना है? ये भी बताना है। तो लिखा हुआ नहीं, मतलब व्हाइट बॉल डालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बस अपने को। तो पहले बॉक्स सेलेक्ट होगा, उसके बाद बॉक्स में से व्हाइट बॉल आएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगानी है मुझे बस। हमें दे रखा ना, देयर आर एन बॉक्सेस हमारे पास हैं, हर बॉक्स के अंदर जो है, अगर ith नंबर का बॉक्स है, ith नंबर का बॉक्स है, ith नंबर का बॉक्स है, तो उसमें व्हाइट बॉल कितनी है? व्हाइट बॉल आई है शायद उसमें ना, और व्हाइट के अलावा क्या है? ब्लैक है, क्या है? ब्लैक बॉल है, और ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास? n+1 माइनस आई है ना। तो अगर फर्स्ट नंबर का बॉक्स होगा तो व्हाइट बॉल एक, इनका टोटल कितना है? n+1। तो अगर फर्स्ट नंबर का बॉक्स होगा तो एक व्हाइट बॉल, n ब्लैक बॉल, एन ही होगी ना, उसमें 2 व्हाइट बॉल, n-1 ब्लैक बॉल, 3 व्हाइट बॉल, n-2 ब्लैक बॉल, लास्ट वाले में n व्हाइट बॉल, एक ब्लैक बॉल, ये आ जाएगी ना। ये तो बॉक्सेस के बारे में मुझे पता है ना, ये लिख लिया मैंने, ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो, आई लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से ना, फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स पहले रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद बॉल निकाल रहे हैं, तो बॉल व्हाइट आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो PW जो है बेसिकली वो n की टर्म्स में आएगा, उससे मुझे लिमिट लगानी है, वो n की टर्म्स में मैं एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर दूंगा, उस पर लिमिट लगा दूंगा मैं ना, और लिमिट लगा के मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अब कैसे निकाला है उसके लिए दे रखा है, क्योंकि मुझे बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे ये बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए अगर मुझे कुछ लिखा हुआ नहीं होता तो वे बोलते हैं कि एनी बॉक्स इज रैंडमली सिलेक्टेड, तो पहला वाला बॉक्स सिलेक्ट करूं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/n, दूसरा सिलेक्ट करूं, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/n मान लेता मैं। तो उन्होंने दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी अगर मैं आप प्रोबेबिलिटी EI को मेंशन कर रखा है उन्होंने आगे ना, लिखा है ना स्पेशल मेरे हिसाब से, EI डिनोट द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग द ith अर्न। तो E1 का मतलब फर्स्ट अर्न सेलेक्ट कर रहा हूँ, E2 का मतलब सेकंड अर्न सेलेक्ट कर रहा हूँ, E3 का थर्ड अर्न सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उनकी प्रोबेबिलिटी आई के प्रोपोर्शनल है। तो मैंने ऐसे लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोपोर्शनल था आई के, तो K इंटू आई मान लिया मैंने। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करूं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? K इंटू 1 हो गई। ये तो होगा भाई, फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा तो K इंटू 1, सेकेंड बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? K इंटू 2, थर्ड बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? K इंटू 3, और अगर मैं n नंबर का बॉक्स सिलेक्ट करूंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी K इंटू n। अब हम जानते हैं हमें तो बॉल निकालनी है, और बॉल निकलने के लिए ये जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन ये एग्जॉस्टिव है, एक बॉक्स तो सिलेक्ट होगा ही होगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या है? 1, बस यहां से K निकल गया ना। जब इन सबको मैंने जोड़ा तो जोड़ने पर क्या आ गया? 1 + 2 + n, और इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आ गया? 1 आ गया। बस यहां से मैंने K की वैल्यू निकाल ली है ना। एक सवाल किया था मैंने शायद ऐसा ना, वो सम का 1 निकाला था, उससे K निकाला था हमने, तो ये से K आ गया ना। अब K आने के बाद कोई दिक्कत नहीं, अब मैं यहाँ K की जगह 1 रख दूंगा, बस K की जगह वैल्यू रख दूंगा। तो मैंने मान लिया फर्स्ट बॉक्स लूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी है, सेकंड लूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी है, थर्ड लूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमें सवाल क्या करना है कि जो भी हमने बॉक्स रैंडमली सिलेक्ट किया वो कर लिया, इवेंट क्या हो गई, उसमें से बॉल निकाली, व्हाइट आ गई वो, ये तो हुआ PW का मतलब, निकाली गई बॉल व्हाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ड्रॉन बॉल इज व्हाइट जो भी है ना, E1, बॉक्स नंबर 1 इज सिलेक्टेड, बॉक्स नंबर 2 इज सिलेक्टेड, बॉक्स नंबर n इज सिलेक्टेड। तो पहले बॉक्स नंबर 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी K इंटू 1, अगर बॉक्स नंबर 1 सिलेक्ट हुआ हो तो वहां से जब मैं व्हाइट बॉल निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/n+1, क्योंकि व्हाइट बॉल तो उसमें एक है और टोटल बॉल n+1 है। फिर दूसरा बॉक्स सेलेक्ट करूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी K इंटू 2, और दूसरा बॉक्स अगर मैं सिलेक्ट करूं तो वहां से अगर मैं बॉल निकालूं तो व्हाइट बॉल आ जाए 2/n+1। बस ये टोटल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर दो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ये व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आ गई। ये तो इतने सवाल कर रहे हैं, होना चाहिए तो सवाल आपको, इसके पहले भी सवाल कर रहे हैं अपन ने ना, ये प्रोबेबिलिटी का सम भी निकाल सकते थे अपन ने। तो ये ऐसे निकाले, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी से आ गया, PW आ गया, और उस पर लिमिट लगा दी हमने, जो भी आएगी बताना पूरा करके, बस इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लूंगा, वो कुछ कॉमन वॉमन आ जाएगा, जैसे K इंटू इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, तो K तो सब में आएगा, और नीचे n+1 सब में आएगा, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली वो। तो बेसिकली ऐसे बनेगा K/n+1, और वो बन जाएगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और n स्क्वायर।
बस इसको लिख देंगे हम k अपॉन n प्लस वन, और ये हम जानते हैं n इंटू n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6, ये 6 आ जाएगा ना. Now what is k? k is 2 upon n into n plus 1. तो n into n plus 1 से ही हट जाएगा, इस 2 से ही हट जाएगा ना. And what do we get? 2n plus 1 होता है ना, 1 upon कितना आ गया, 3 into n plus 1. ये pw आ गया ना. pw का मतलब भी अलग निकल जाता है आजकल है ना, प्रचार कर रहे हैं सर pw का. मैं नहीं कर रहा, वो लिखा हुआ उसमें ना. नहीं फिर आप बोलो बाहर जाके, सर तो ऐसे बोल रहे थे बार बार. सर तो क्या बोलेंगे, सर तो शुरू से ही किसी और का प्रचार क्यों करेंगे. तो ये अब इसमें लिमिट लगा दो, एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो 2/3 आ जाएगा ये. दिस इज 2/3, क्योंकि हम जानते हैं निकालना, ऊपर 2n लिखा हुआ है, नीचे 3n लिखा हुआ है, तो 2n से n कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा. सेकंड में कोई डाउट हो? सेकंड में अब ये लिखा हुआ है w का मतलब क्लियर ऊपर लिखा हुआ है सवाल में, तो वो आप बेस थ्योरम लगा देंगे उसमें ना. वो ऐसे बोल रहे हैं आपकी बार प्रोबेबिलिटी ऑफ en. भाई इस सिंबल में बात कर रहे थे, इनका मतलब समझते हैं अपन. इसका मतलब है en इंटरसेक्शन w अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज वाइट. अब ये तो मैं निकाल चुका, ठीक है. वो प्रोबेबिलिटी चेंज कर दी उन्होंने. अब वो बोल रहे हैं कि बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है. अब बॉक्स को सेलेक्ट करने की PEIC है, वो लिखा हुआ है ना. यानी अब वो आई पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी अब ऊपर वाला बात नहीं कर रहे अपन, लेकिन अब वाइट बॉल निकाल रहे हैं अपन. पहले बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, अब बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, वो आई पे डिपेंड नहीं कर रही. चाहे मैं पहला बॉक्स सेलेक्ट करूं उसकी प्रोबेबिलिटी सी है, दूसरा सेलेक्ट करूं उसकी प्रोबेबिलिटी सी है, तीसरा सेलेक्ट करूं उसकी प्रोबेबिलिटी सी है. तो पहले मैं बॉक्स सेलेक्ट करके व्हाइट बॉल निकाल लूंगा. लेकिन अब वो व्हाइट बॉल कहां से आई हो, nth नंबर के बॉक्स में से आई हो, en में से आई हो ना. यानी ये जो इवेंट हुई है इसके साथ हुई है ना, तो ऊपर तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ en. अब इनमें से कौन सी इवेंट पहले होगी, बॉक्स पहले आया होगा, व्हाइट बॉल पहले आई होगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ en, ये पहले n नंबर का बॉक्स आया और n नंबर का बॉक्स लिया और फिर से व्हाइट बॉल निकाल ली मैंने. और ये क्या होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ even. ये तो पहला बॉक्स लिया होगा और पहले बॉक्स में से मैंने व्हाइट बॉल निकाली होगी, या फिर दूसरा बॉक्स लिया होगा, दूसरे बॉक्स में से मैंने व्हाइट बॉल निकाली होगी ना. और ये n नंबर का बॉक्स लिया होगा. तो ये सब क्या है, ये सब c है. दिस इज c, दिस इज c कांस्टेंट, वो कांस्टेंट c. एंड व्हाट इज दिस, 1 upon n plus 1. दिस इज 2 upon n plus 1 एंड दैट इज n upon n plus 1. तो c upon n plus 1 सब में से बाहर आ जाएगा. और ये c है एंड दिस इज n upon n plus 1. ये तो n upon n plus 1 होगा ना भाई, n नंबर का बॉक्स लिया उसमें से व्हाइट बॉल निकाल ली ना, तो वो n upon n plus 1 आएगा. ये c आएगा, तो c तो कट जाएगा. वो समझ में आ गया मेरे हिसाब से ना. ऐसे c ऑप्शन में कोई डाउट हो, c वाले में कोई डाउट हो, c वाले के बाद d वाले में कोई डाउट हो. d वाले में वो बोल रहे हैं इवन नंबर का अर्न लेना है अपने को ना. वो लिखा हुआ है सब, उसमें पढ़ना पड़ेगा उसको आपको, वो लिखा हुआ है उसमें ना. अलग अलग 4 सवाल, 4 चीजों में 4 सवाल पूछ लिए उन्होंने ना. दिस इज रियल मल्टीपल चॉइस. वो 4 अलग अलग सवाल पूछ लिए उन्होंने ना. अब लास्ट में लिखा हुआ है n इवन है, मतलब नंबर ऑफ अर्न कितने हैं, वो इवन है. n इवन का मतलब वो जो अर्न हमारे पास है, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, n नंबर का जो बॉक्स है, उनकी काउंटिंग क्या है, इवन है. पहली बात तो ये है ना. और दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, वो आई पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो क्या है 1/n है. मतलब अब आगे लिखा हुआ है E denotes the event of selecting even numbered अर्न. जो E है उन्होंने अलग से सवाल में इस ऑप्शन में मेंशन कर दिया कि E का मतलब हमने इवन नंबर वाला अर्न हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी बॉक्स नंबर 2 ले रहे हैं या बॉक्स नंबर 4 ले रहे हैं या बॉक्स नंबर 6 ले रहे हैं या बॉक्स नंबर n ले रहे हैं, क्योंकि n क्या है हमारे पास, इवन है. एंड देन हमें ये कैलकुलेट करना है ना. E का मतलब उन्होंने मेंशन कर दिया. और यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ W ऑब्लिक E. अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ W ऑब्लिक E का मतलब मैं जानता हूं, इसका मतलब होता है W इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E. अब E का मतलब क्या है, इवन नंबर अर्न मैं सेलेक्ट कर रहा हूं. उन्होंने नहीं बोला कि सेकंड नंबर का सेलेक्ट कर रहा हूं, इवन नंबर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी P है. तो या तो मैंने क्या किया होगा, या तो सेकंड नंबर का अर्न लिया होगा, सेकंड नंबर का बॉक्स, या फोर्थ नंबर का बॉक्स, या 6 नंबर का बॉक्स, या n नंबर का बॉक्स. अब चाहे मैं फोर्थ का लूं चाहे सेकंड का लूं, इन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/n. भाई आई पे डिपेंड थोड़ी कर रही हो. पहले उन्होंने C बोल रखा था, अब उन्होंने क्या बोल रखा है, अब उन्होंने n बोल रखा है ना. तो हम देखें अगर मैं सेकंड नंबर का बॉक्स लूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/n. फोर्थ नंबर का लूंगा या फिर मैं 1/n, या मैं 6 नंबर का लूंगा, या मैं nth नंबर का लूंगा, 1/n. तो ये कितनी बार लिखा हुआ है, n/2 टाइम्स, क्योंकि बॉक्स हमारे पास n है और वह n इवन है. मतलब बॉक्सेस की काउंटिंग कितनी है, इवन.
तो आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे ना। तो 4 बॉक्स है ना हमारे पास, इवन का मतलब जैसे 4 हैं तो 2 ऑड नंबर वाले होंगे 2 इवन नंबर वाले होंगे। तो बॉक्सेस की काउंटिंग n है हमारे पास, उनमें आधे n/2 इवन हो गए, आधे n/2 ऑड हो गए। तो ये हमने सब इवन वाले लिखे हैं। तो ये 1/n 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 कितनी बार लिखा हुआ है, n/2 टाइम्स लिखा हुआ है। ये तो हमने इवन नंबर्ड बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। अब वो बोल रहे हैं भाई इवन नंबर्ड बॉक्स लिया हो आपने तो व्हाइट बॉल आया इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो अब क्या करूंगा, पहले मैं इवन नंबर्ड लूंगा, कौन सा लूंगा, ये तो सेकंड नंबर का लूंगा उसमें से व्हाइट बॉल निकाल लूंगा, या फोर्थ नंबर का लूंगा उसमें से व्हाइट बॉल निकालूंगा। भाई E2 थोड़ी लिखा हुआ, अगर E2 लिखा हुआ होता ना यहाँ पर तब तो क्लियर करता भाई E2 लिया है हमने और उसमें से व्हाइट बॉल निकाली। वो तो E लिख रहे हैं और E का मतलब इवन नंबर अनसिलेक्टेड। तो पहले मैंने सेकंड नंबर का बॉक्स लिया, अब सेकंड नंबर का बॉक्स लूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/n। अब सेकंड नंबर में कितनी व्हाइट बॉल है 2, टोटल कितनी है n+1। या मैं फोर्थ नंबर का बॉक्स लूंगा पहले, उसमें से व्हाइट बॉल निकालूंगा, फोर्थ नंबर का बॉक्स लूंगा, फोर्थ नंबर का बॉक्स लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/n। बस कितनी चार व्हाइट बॉल है, टोटल हमारे पास n+1 है। 6 नंबर का बॉक्स लिया मैंने, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/n है, 6 व्हाइट बॉल है, टोटल n+1। लास्ट में लिया मैंने n नंबर वाला बॉक्स क्योंकि n भी इवन है और उसमें n व्हाइट बॉल होंगी, टोटल n+1 होंगी। बस ये सिंप्लीफाई करना है मुझे। और नीचे मुझे पता है 1/n 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 n/2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ऊपर से कॉमन ले लो और ये आ जाएगा 1/n इंटू n/2, ये नीचे ही आ जाएगा ना। और ऊपर से मैं क्लियर कट कॉमन ले लूंगा, दैट इज 2/n इंटू n+1। और मैं ऊपर से कॉमन ले लूंगा 2/n इंटू n+1। और जिसे मैं कॉमन लूंगा तो व्हाट वी गेट 1 प्लस का 2 प्लस 3 एंड फाइनली n/2। और व्हाट इज n, इवन, तो डेफिनेटली ये इंटीजर ही है। एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ फर्स्ट n/2 नेचुरल नंबर्स। उसको कैलकुलेट कर लूंगा और नीचे लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट, ये जी में आया हुआ सवाल एडवांस के अंदर ना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, कौन सा 17 में कोई डाउट हो, क्वेश्चन नंबर 17 में कोई डाउट हो। हाँ, डी में तो एवरेज निकाला ना, म्यू एनपी एक्सआई पीआई, हाफ आएगा उसका आंसर। ये लिखा था मैंने ई एक्स, शायद आपको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ई एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज को, देखना आपने अगर नोट किया हो तो। म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं मीन को और ई एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सिग्मा पी आई एक्सआई, दैट इज सिग्मा पी आई एक्सआई। वो मीन से म्यू से भी लिखते हैं या ई एक्स से भी लिखा जाता है। तो उसमें बस हमें एवरेज निकालना है, सिग्मा पी आई एक्सआई। पी आई हम निकाल चुके क्योंकि के निकाल चुके अपन, क्योंकि 1 2 3 का आंसर आने का मतलब के निकाल लिया आपने। एंड के इज 16/25 है ना। वो शायद मेरे हिसाब से कुछ सीरीज बनेगी एजीबी वगैरह, उससे निकाल लेंगे। और जब मैं लास्ट वाला निकालूंगा, जब मैं सिग्मा पी आई एक्सआई निकालूंगा तो उसमें जीपी तो बनेगी, लेकिन जीपी के साथ में ऐसी टर्म्स आएंगी जो एपी नहीं है, उनके डिफरेंस एपी के अंदर आएंगे ना। के निकालने के लिए एजीबी बनेगी, एजीबी का सम निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं ई एक्स निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा, पी आई एक्सआई निकालूंगा, जब उन सबको ऐड करूंगा तो जो सीरीज बनेगी उसमें जीपी प्रेजेंट होगी, लेकिन जीपी के साथ में एपी नहीं होगी। जीपी के साथ में इस तरह की टर्म्स होंगी जिनके डिफरेंस एपी में आ रहे होंगे। तो उसका सम निकालने के लिए हम वही लॉजिक लगाते हैं जो एजीबी के लिए लगाते हैं। उस सीरीज के अंदर जो जीबी बन रही होगी उसका जो कॉमन रेशियो होगा उससे मल्टीप्लाई करूंगा, शिफ्ट करके माइनस करूंगा, ए जीपी बनेगी। और फिर एजीबी का सम निकालने के लिए वापस सेम कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस कर दूंगा। 2 बार प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा मतलब उसमें। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर तो हम आ गए थे लिमिट पर, आ गए थे, लिमिट शुरू कर दिया था हमने ना। तो उसमें क्लास में सवाल दिया था मैंने, आंसर इज 7/16। आंसर आता है उसका 7/16। आंसर इज 7/16, ये आंसर आता है उसका ना। आई थिंक दिस इज द आंसर, 7/16 ये आंसर आता है ना। तो उसमें हमें दे रखा है कि वो 2 से 3 के बीच में मिल रहे हैं ना। ए पर्सन ए कब पहुंचेगा पता नहीं है अपने को, पर्सन बी कब पहुंचेगा ये पता नहीं है अपने को ना। लेकिन हमने मान लिया कि जो पर्सन ए है वो 2:x पे पहुंच रहा है। तो x 0 से लेकर क्या हो सकता है 60 हो सकता है। हो सकता है एग्जैक्ट 2 बजे पहुंचे, वो 3 बजे पहुंचे, या फिर ना x 0 से लेकर 60। जो पर्सन बी था वो मैंने मान लिया 2:y पर पहुंच रहा है, तो y आ गया 0 से लेकर 60। x और y बराबर हो सकते हैं, हो सकता है दोनों सेम टाइम पर आए तो मिल जाएंगे, लेकिन पता नहीं है सेम होंगे नहीं होंगे ना, क्योंकि हमें तो मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मिल जाए वो ना। तो हम देख रहे हैं x हमारे पास 0 से लेकर 60 कहीं भी हो सकता है, y 0 से 60 कहीं भी हो सकता है ना। तो ये मैंने मार्क कर लिया ना, क्योंकि अब इस 2 का इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए। वो तो हो सकता है 2 से 3 की जगह 3 से 4 में मिल रहे हो। इंपॉर्टेंट ये x और y हमारे लिए है कि भाई वो 1 घंटे का स्पैन है, उसमें मिलना है अपने को ना।
तो x अगर 0 से लेकर 60 में है तो मैंने ये मार्क कर दिया भाई x 0 से लेकर 60 कहीं भी हो सकता है, y 0 से लेकर 60 कहीं भी हो सकता है ना, मैंने इससे एक स्क्वायर बना लिया। अब इसमें मैं कोई भी पॉइंट लूंगा ना, कोई भी पॉइंट अगर मैं इस रीजन में ड्रॉ करूं तो उसका x 0 से 60 में होगा और y, यानी इसका मतलब इस रीजन में लाई करने वाले हर पॉइंट उनके पहुंचने के टाइम को डिनोट कर सकता है ना, यानी उनके एक पर्सन ए और पर्सन बी के पहुंचने का हर टाइम हम इस स्क्वायर में एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पॉइंट मार्क किया है मैंने मान लिया 1 है, तो x कितना हो गया और y कितना हो गया, तो वो पर्सन ए कब पहुंचा 2:01 पर, और वो कब पहुंचा, वो 2 बजे पहुंचा है ना। हो सकता है ऐसा, ऐसा हो सकता है, ऐसा अगर होगा तो मिल जाएंगे वो ना। अगर मैं मान लो ये लेता हूं, मान लो ये 59 मेरे पास है ना, और मैंने मान लो ये 2 मान लिया, ये भी एक पॉइंट होगा, इसका x 59 और y कितना है 2 है, यानी ए पर्सन कहां पहुंचा 2:59 पर, और बी कब पहुंचा 2:01 पर पहुंचा है ना। यानी इस रीजन में लाई करने वाला हर पॉइंट उनके पहुंचने के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जो ये पॉइंट लूंगा वो 2.x और 2.y जो टाइम है वो मुझे मिल जाएगा भाई। तो ऑल पॉसिबिलिटी है ना, वो हो सकता है ये यहां लूंगा, अगर मान लो वो भी 2 बजे आ गया, वो भी 2 बजे आ गया, दोनों मिल गए। यहां लूंगा तो वो भी 3 बजे आया, वो भी 3 बजे आया, मिल गए दोनों ना। इसके बाद की तो अपन बात कर ही नहीं रहे कि कोई 3 बजे के बाद आएगा या 2 बजे के पहले आएगा, उसकी बात ही नहीं कर रहे अपन। तो इस रीजन में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हमारे पास ऑल पॉसिबल वेज हैं वो उनके पहुंचने का जो टाइम है उसका ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गया। अब कोई भी पॉइंट ले लें हमें, तो इसमें क्या आ गया, एक तो फेवरेट टोटल एरिया आ गया हमारे पास, व्हाट इज द एरिया 60 × 60, कहीं भी ले सकता हूँ ना पॉइंट, ये बात समझ आ गई, कहीं भी पॉइंट ले सकता हूं मैं, और जो भी पॉइंट लूंगा वो उनके पहुंचने के टाइम का ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो यहाँ। अब हम चाहते हैं वो मिले, उसके लिए हमें पता है कि जो x उसके पहुंचने का टाइम है और जो y उसके पहुंचने का टाइम है उनका डिफरेंस 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। अब ये नहीं बोल सकते कि x - y लेस देन इक्वल टू 15 होगा, अपन तो ये बोलेंगे मॉड ऑफ x - y लेस देन इक्वल टू 15 होगा। कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा पता नहीं है अपने को ना, उनके डिफरेंस का मोड, अगर उनके पहुंचने के लिए x - y लेस देन इक्वल टू 15, अगर ऐसा है तो फिर ये वो मिल जाएंगे दोनों ना। आगे समझ में? तो ये तो टोटल रीजन था, अब इससे आएगा फेवरेबल रीजन हमारे पास। अब इस रीजन को कैसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करना जानते हैं इसको हम। ये क्या लिखा हुआ है, x - y लेस देन इक्वल टू 15 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -15। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना आता है अपने को ना, तो इसमें इसको ड्रॉ कर लूंगा मैं, एक बार मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा x - y लेस देन इक्वल टू 15, और एक बार मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -15। इनको ड्रॉ करना आता है हमें, x - y -15 लेस देन इक्वल टू 0, इसको लिखा मैंने x - y + 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करते हैं इनको ड्रॉ करने के लिए, चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो चाहे इक्वलिटी हो या नहीं हो, इनको ड्रॉ करने के लिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बस, x - y -15 बराबर 0, इक्वलिटी हो या नहीं हो हम तो बराबर 0 ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होती है ना। अब इसमें क्या, पहले इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो x बराबर 0 पर y कितना आएगा -15 आ जाएगा, जहां भी आएगा मतलब -15 आ जाएगा। y बराबर 0 रखूंगा तो x कितना आएगा 15, तो ये 15 ही आ जाएगा ना, मान लो 15 यहाँ कहीं आ गया ना, और y बराबर 15 ही आ गया। जब इसको यूं कट करूंगा तो ये इस लाइन को कहां कट करेगी, ये इस लाइन पर जो भी पॉइंट लाया करेगा उसमें x बराबर 60 होगा। भाई डायग्राम बना रहा हूं ना क्योंकि एक्यूरेटली बनाना चाह रहा हूं, भाई ये y बराबर 0 लिखा तो x बराबर 15 आ गया, x बराबर 0 लिखूंगा तो y -15 आएगा, इसका x इंटरसेप्ट 15 है, y इंटरसेप्ट -15 है। मैं डायग्राम यूं बनाना चाहूंगा तो भाई इसको कहां कट कर रहा है ये मैं इंटरेस्टेड हूं उसमें, ताकि डायग्राम सही बना सकूं। तो इस पर जो भी पॉइंट लाया करेगा उसका x क्या है 60, तो यहाँ x बराबर 60 रख दो, तो उससे y कितना आ गया 45 आ गया, तो 45 का मतलब कहीं यहाँ आ गया, ऐसा 45 है ना, ये मैंने डायग्राम बना दिया ऐसा। ये हमारे पास 15 डिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस कितनी है 45, ये 45 डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है 45 है ना, सही बोल रहा हूँ ना, ये 45 आ गई। अब हमें रीजन ड्रॉ करना है, लेकिन ये तो हमने इक्वलिटी ड्रॉ की है, हम चाह रहे हैं इसको ड्रॉ करें हम, तो मुझे वो सारे पॉइंट ड्रॉ करने हैं जिनको रखने पर 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए। तो सबसे पहले ओरिजिन रखो आप, क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, भाई ओरिजिन रखने पर ये क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अब ओरिजिन उस तरफ है, इसका मतलब ओरिजिन के साइड वाले पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे ना, यानी इस इनइक्वलिटी को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ये सारे पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ आ जाएगा, या ना ये ऐसा आ गया ना, यानी हम लाइन के नीचे की बात नहीं कर रहे,
इसका मतलब हम लाइन ऑन द लाइन या अबव द लाइन की बात कर रहे हैं ना, ऑन द लाइन या अबव द लाइन, जो पॉइंट लाइन पर लाई कर रहे हैं या लाइन के ऊपर है उनकी बात कर रहे हैं ना। अब यहाँ आ गए अपन, अब इसको ड्रॉ कर दो, वही x बराबर 0 लिखो, पहले इक्वलिटी की बात कर रहे हैं हम, x माइनस वाई प्लस 15 बराबर 0। x को 0 रखा तो y कितना आ गया, 15 आ गया, तो y 15 यहाँ आ जाएगा ऐसा कर। और अगर मैं y को 0 रखूंगा तो x माइनस 15 आ जाएगा, तो ये y बराबर 15 मैंने यहाँ मार्क कर लिया, x को माइनस 15 यहाँ मार्क, लाइन यूं आएगी इस तरह से, पैरेलली आएगी ना उसके। अब वो देख रहे हैं भाई यहाँ कट क्या करेगी, y बराबर 60 रख दो आप, y बराबर 60 रखने से x बराबर 45 आ गया ना, तो x बराबर कहीं 45 आ जाएगा। तो वो लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारे पास, ये लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी, और ये डिस्टेंस हमारे पास 45 है, ये 15 था तो वो भी 45 हो गया। लाइन तो ड्रॉ कर दिया, अब रीजन देखना है ना, तो सबसे पहले इसको हमें ये ड्रॉ करना है, ओरिजिन रख के देखो, इसमें ओरिजिन रखने पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिन की तरफ के पॉइंट है वो सब ड्रॉ करने हैं मुझे ना, क्योंकि अगर ओरिजिन रखने पर पॉजिटिव आ रहा है तो जो भी पॉइंट ओरिजिन की तरफ के होंगे उन सबको रखने पर पॉजिटिव आएगा। पोजीशन ऑफ पॉइंट करते हैं ना अपन, भाई एक पॉइंट रख दिया हमने तो ये ड्रॉ कर दिया ना, अब ओरिजिन इस तरफ है तो ये सारा रीजन आ जाएगा ना, ये इसको ड्रॉ कर रहा है, इसको ड्रॉ कर रहा है। अब ये दोनों चीजें कहां ट्रू है भाई, ऐसा भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो ये ट्रू कहां होगा, ये इस रीजन में ट्रू हो जाएगा। दिस इज द फेवरेबल एरिया, दिस इज द फेवरेबल एरिया। अब ये एरिया मुझे निकालना है, तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करो, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो बस आप, और इस ट्राइंगल का एरिया कितना, हाफ बेस इनटू हाइट, 45 45, ये भी 45 45 ही है ना। आगे समझ, ये जो शेडेड कर रखा है मैंने व्हाइट से, ये फेवरेबल एरिया है मेरे लिए ना। यहां अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तब उनका डिफरेंस 15 मिनट से ज्यादा नहीं आएगा ना, समझ में आ गया। बट इसको निकाल सकते हो, तो 60 तो वो आ गया, 60 इंटू 60 दैट इज 60 इंटू 60, टोटल में से क्या करें, माइनस कर दें, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो आप, तो 45 इंटू 45, ये तो एक ट्राइंगल का एरिया हुआ, इसको डबल कर दो ना, दो ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है अपने को, है ना। तो ये कैलकुलेट कर लें, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एंड दैट इज 7/16 आ जाता है शायद मेरे हिसाब से, दिस इज 7/16, ठीक है ना। तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन, लिमिट पे आ जाते हैं अपन, लिमिट में शायद मेरे हिसाब से मैंने नोटेशन ही बताया था आपको, और शायद ये लिखवा दिया था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, है ना, ये लिखवा दिया था कि मैंने, लिमिट x अप्रोचिंग टू a विल एग्जिस्ट इफ राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू, तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना। सिंबल का मतलब देखा था हमने शुरुआत से, एंड लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx विल एग्जिस्ट इफ, अब राइट हैंड लिमिट लिखे हैं ऐसे लिखे हैं, एक ही बात है, बताया था कि मैंने आपको, ऐसे ऐसे लिखे हैं, एक ही बात है, RHL एट x इज इक्वल टू a की बात कर रहे हैं या ऐसे लिखे हैं, हाँ भाई ऐसे लिखे हैं ऐसे लिखे हैं, एक ही बात है, उसको ऐसे समझ लिया हमने, लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस fx, ऐसे लिखूं या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं f ऑफ a प्लस, मैंने a के राइट से पर आ रहा हूं तो फंक्शन कहां जा रहा है ना, तो दिस विल एग्जिस्ट, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू, तब जाके हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। ये डेफिनेशन है लिमिट के एग्जिस्ट करने की, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट जब भी मैं बोलूंगा ना उसका मतलब वो एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आ रहा है, तब जाके मैं बोलूंगा कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो राइट हैंड लिमिट हो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये निकालना चाहूं, व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, इस लिमिट के बारे में पूछा जाए तो इसका मतलब पहले मैं अपने माइंड में विजुलाइज करूंगा, इसका मतलब हमसे ये पूछ रहे हैं कि मैं जीरो के राइट से आऊं चाहे जीरो के लेफ्ट से आऊं, अगर मैं जीरो पर अप्रोच कर रहा हूं तो 1/x² की वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है, इसका मतलब ये है, पहले मतलब क्लियर रहना चाहिए मेरे माइंड में पूछ क्या रहे हैं वो ना। अब मैं सब निकाल सकता हूं, क्या हम 1/x² का डायग्राम बना सकते हैं, क्या हम 1/x का डायग्राम बना सकते हैं, क्या 1/x² का बना सकते हैं, यस 1/x² एक इवन फंक्शन हो गया अब तो ना, 1/x² एक इवन फंक्शन हो गया ना। अगर मैं जीरो रखूंगा यहां पर तो डिफाइन ही नहीं है, जीरो प्लस पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर क्या आएगी, जीरो आ जाएगी, ये नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, दिस इज इवन फंक्शन, ये डायग्राम बना दिया मैंने इसका। भाई इन सबके ऊपर उठ चुके हैं अपन, अब इन सबके डायग्राम बनाने आते हैं अपने को, वो तो लिमिट का कंसेप्ट सीख रहे हैं अपन, वरना लिमिट का कंसेप्ट सीखे बिना इसका ग्राफ बनाना आता है अपने को ना। जब 1/x हम बना सकते हैं तो ये भी बना सकते हैं ना हम 1/x। अब हम देख रहे हैं भाई इसकी लिमिट निकालने का मतलब
मैं चाहे जीरो के राइट से आऊं, मैं यहां नहीं हूं उस जगह, अगर मैं यहां होता तो फंक्शन की वैल्यू आती। ये बता दिया क्या मैंने आपको कि फंक्शन यहां आता। हम जस्ट राइट में आने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट उसके राइट में आने की कोशिश कर। इसका मतलब अगर मैं एक जीरो के राइट से जीरो पर आ रहा हूं, अगर मैं जीरो के राइट से जीरो पर आ रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है। अब मैं जीरो के लेफ्ट से जीरो पर आऊंगा, फंक्शन की वैल्यू कहां जाएगी। यानी इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब क्या है, मैं जीरो पर अगर अप्रोच कर रहा हूं दोनों तरफ से, चाहे राइट से आ रहा हूं चाहे लेफ्ट से आ रहा हूं, तो बताओ फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, इन्फिनिटी पर। लेकिन क्या मैं बोलूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं करूंगा। वो तभी यूज कर सकता हूं जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो और किसी एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू के बराबर हो, देन ओनली हम एग्जिस्ट वर्ड यूज करेंगे ना, अदरवाइज एग्जिस्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते ना। हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखो आप एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस मैंने निकाला 1/x², इसका आंसर क्या लिखूंगा मैं, इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या लिखूंगा मैं, इन्फिनिटी लिखूंगा। भाई जीरो के लेफ्ट से आ जाओ, 1/x कहां जाएगा, इन्फिनिट भी जा रहा है। लेकिन ये किसी एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर नहीं है, तो मैं ये भी बोलूंगा दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ ठीक है, आंसर लिमिट, वो फंक्शन इन्फिनिटी पे जा रहा है, बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये तो वन साइडेड हो गया ना भाई, मेरी बात समझ रहे हैं, वन साइडेड हो गया हमारे पास, ये वन साइडेड हो गया, ये भी वन साइडेड है, जीरो जीरो के लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं हम। लेकिन वो लिमिट एग्जिस्ट, उसका मतलब ये है कि मैं दोनों तरफ से अप्रोच कर रहा हूं, तो फंक्शन की वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है बताना। इसका मतलब है कि एक तरफ से अप्रोच कर रहे हैं अपन, तो फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, समझ में आ गया ना। तो जब मैं वो उसका एग्जिस्टेंस चेक करूंगा तो मैं दोनों तरफ से आऊंगा और लगेगा दोनों तरफ से आने पर फंक्शन की वैल्यू सेम एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रही है, देन वी विल से दैट दिस लिमिट विल एग्जिस्ट। और अगर मान लो ये टू हमारे पास, अगर मान लो ये टू आता हमारे पास और ये भी टू आता, फिर इस लिमिट के बारे में मैं क्या बोलता, फिर लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो के बारे में क्या बोलता, वो एग्जिस्ट कर रही है और वो टू के बराबर है ना। राइट से भी टू पर आ रहा है, फंक्शन लेफ्ट से भी टू पर आ रहा है, तो चाहे कहीं से भी आ जाओ आप, फंक्शन टू की तरफ आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, आगे ना ऐसे निकाल रहे हैं, मतलब ये इसको। अब अगर मैं ये निकालता ना, अगर मान लो मैं ये निकालता, नोटेशन समझ रहे हैं बस, उसका मतलब क्या है वो देख रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो निकालता मान लो मैं, 1/x, डज नॉट एग्जिस्ट ही बोलूंगा। न इसमें राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, न लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। वहां तो मैंने इन्फिनिटी बोल दिया था अभी x² पर, लेकिन इसको मैं इन्फिनिटी भी नहीं बोल सकता और इसको मैं माइनस इन्फिनिटी भी नहीं बोल सकता है ना, क्योंकि इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा ना, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अब जीरो के राइट से आओ आप, तो वैल्यू कहां जाएगी, प्लस इन्फिनिटी पर। ये नहीं आ रहा समझ में, डायग्राम हम जानते हैं 1/x का ना, तो हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ जीरो प्लस बोल सकते हैं चाहे तो इसको, ये ऐसा बोल सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो प्लस एफ एक्स, एंड द आंसर इज दिस इज इन्फिनिटी, बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बोलूंगा भाई इन्फिनिटी पे जा रहा है लेकिन वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। अगर मैं निकालना चाहूं एफ ऑफ जीरो माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट आ जाएगी एक्स अप्रोचिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स। व्हाट वी कैन से अबाउट दिस माइनस इन्फिनिटी। तो न तो मैं इसको इन्फिनिटी बोल सकता हूं, ना इसको मैं माइनस इन्फिनिटी बोल सकता हूं। ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये किसी एग्जैक्टली फाइनाइट वैल्यू के बराबर होती, एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू दोनों बराबर होते तो मैं बोलता लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है दोनों तरफ से अप्रोच करना चाहिए और सेम फाइनाइट एग्जैक्टली नॉन के बराबर आना चाहिए, तब जाके लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना है ना, वरना फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो एग्जिस्ट वर्ड तब अपने यूज करेंगे ना जब ऐसा होगा। अब ये डायग्राम देखें अपने यहाँ, ऐसे निकाल के देखते हैं ना, मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा उनका आंसर देना है आपको ना। मैंने एक डायग्राम ये वाला बना लिया, ये मैंने मान लिया एक्स बराबर ए है, ये मैंने टू मान लिया। दूसरा डायग्राम मैं ये बना रहा हूं, डायग्राम बनाते रहो ताकि फिर वेट करना नहीं पड़े अपने को, डायग्राम बनाते रहो साथ में आप।
ये 4 डायग्राम बना रखे मैंने आपके सामने ना, इन सबके अंदर हमें निकालना है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू, यानी मुझे एफ ऑफ ए प्लस निकालना है। पूरा बोलने की जगह मैं ऐसा बोल देता हूँ ना, मुझे एफ ऑफ ए प्लस राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, एफ एक्स के बारे में कमेंट करना इन सबके अंदर, चारों डायग्राम में, उन सबको लिख लो आप। इसमें ये तीनों के जवाब देने हैं, इसमें तीनों के जवाब, और एक ये जवाब देना है मुझे, एफ ऑफ ए द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। इन चारों डायग्राम में इन 4 सवालों के आंसर देने हैं ना। एफ ऑफ ए प्लस का मतलब समझ रहे ना आप, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस एफ एक्स, ए प्लस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, फंक्शन की वैल्यू हो गई। लिख लिया सबने ना। इस फर्स्ट डायग्राम की अगर बात करें तो मैं राइट से अप्रोच कर रहा हूं, फंक्शन की वैल्यू 2 पर अप्रोच कर रही है, लेफ्ट से आ रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू 2 पर अप्रोच कर रही है। अब अगर राइट से आऊं चाहे लेफ्ट से आऊं, दोनों तरफ से फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू के बराबर अप्रोच कर रही है। वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट एंड द लिमिटिंग वैल्यू इज 2। सही है। व्हाट वी कैन से अबाउट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2, सब 2 आ गए यहां पर ना, है ना। अब इसका आंसर कोई देना चाहे अपनी इच्छा से, हाँ बताओ आप कितना आ रहा है, 2। लिमिट एक्सिस्ट एंड लिमिटिंग वैल्यू इज 2, बट द लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्योंकि जब हम एक्स अप्रोचिंग टू ए की बात करते हैं ना, ए पर क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं होता हमें, क्योंकि हम ए पर है ही नहीं। या तो हम ए के जस्ट राइट में, पहले हमने यहीं से स्टार्ट किया चैप्टर, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए का मतलब क्या है। ये सब बात की बात अगर समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, ये समझ में आना चाहिए कि एक्स अप्रोचिंग टू ए का मतलब क्या होता है। चैप्टर खत्म हो जाए अपन सोचें कि सीता किसका बाप था रामायण सुने और ये पूछें कि सीता किसका बाप था, इसका मतलब कहानी ढंग से नहीं सुनी हमने। मतलब ये पता नहीं है कि सीता मेल कैरेक्टर है कि फीमेल कैरेक्टर है। मतलब वो आदमी इतना एब्सेंट माइंडेड था जिसको कहानी सुनाई गई, उसको ये समझ में नहीं आया पूरी रामायण के अंदर कि सीता मेल कैरेक्टर था कि फीमेल कैरेक्टर था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये पता रहना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। सवाल नहीं आया कोई बात नहीं है ना, रावण के पिताजी का नाम क्या था ये पता नहीं हो, कोई बात नहीं चलेगा, उसकी बहन का नाम क्या था पता नहीं, लेकिन ये तो पता रहना चाहिए भी ना कि सीता एक मेल कैरेक्टर थी या फीमेल कैरेक्टर थी। तो इसमें सवाल हो नहीं हो, लेकिन ये पता रहना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। बार बार ये बोले जब तक दिमाग में नहीं बस जाए हमारे ना कि एक्स इज नॉट इक्वल टू, हम ए पर कभी नहीं आएंगे, हम ए पर अप्रोच कर रहे हैं ना। ठीक है ना, बैठो आप, सही बताया आप, ये देखें आप इसमें आ जाते हैं ना। कोई बताना चाहे, हाँ बताओ आप। हाँ दिस इज, यार देख के बोलो ना यार, मैं देख के पढ़ाता हूँ तो आप भी देख कर बोलो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ बिना देखे बोलो आप, मुझसे कोई बिना पढ़े पढ़ाओ मैं पढ़ा ही नहीं सकता। मेरे को कागज चाहिए साधन पढ़ाने के लिए, और किसी को लगता है कागज देख के हम भी पढ़ा सकते हैं तो आप आ जाओ पढ़ा दे। तो वो तो रेफरेंस के लिए होता है ताकि अच्छा रहता है उससे, अगर अपनी तैयारी है तो उसमें क्या बुराई है ना। अब आपने लिख ही लिया, उसको देख कर बोलो आप। व्हाट इज आंसर ऑफ दिस 3, इसका आंसर, इसका आंसर 3, इसका आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो एग्जिस्ट पर तभी आएगा जब दोनों बराबर हो और एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू के बराबर हो।
यहां आ जाते हैं हम। अब कोई इसका आंसर देना चाहे, हाँ बताओ, आप बताओ भाई। हाँ, एफ ऑफ ए प्लस ए माइनस एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड, होलो है ना यार, ये दिखा नहीं है तो छोटा कर दिया मैंने, होलो होलो है वो, है ना। कि मैंने डार्क भी क्लियर बना रखा है ना, कि डार्क मैंने क्लियर बना रखा है, तो वो होलो है हमारे पास, नॉट डिफाइंड। व्हाट वी कैन से अबाउट दिस 3, क्योंकि अगर दोनों बराबर हैं और एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू के बराबर हैं तो 3 के बराबर आ गए। अब इन चारों डायग्राम में ये देखो आप कि ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो फंक्शन की वैल्यू, देखो यहाँ लिमिट हमने निकाली है ना, तो ठीक है, यहाँ हो सकता है लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आए। जब मैं लिमिट निकाल रहा हूं तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड व्हाट हैपनिंग एट एक्स इजिकल टू ए। अगर मैं एक्स अप्रोचिंग टू ए की बात कर रहा हूं तो मैं इस बात में इंटरेस्टेड कभी नहीं हूं कि एक्स इजिकल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। यहां फंक्शन डिफाइन था, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गई। यहां फंक्शन डिफाइन था लेकिन लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आई। लिमिट ने एग्जिस्ट किया, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। यहां फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, इवन देन वी आर एबल टू कैलकुलेट द लिमिट। फंक्शन भले डिफाइन नहीं है क्योंकि हमें ऐसे ए पर क्या हो रहा है इससे मतलब ही नहीं है। यहां डिफाइन था, यहां डिफाइन था, लिमिट हमने अलग निकाली, फंक्शन की अलग निकाली। यहां तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है एक्स के बराबर ए पर। इसका नहीं कि मैं लिमिट नहीं निकाल सकता, लिमिट का सवाल एक्चुअली यही है अब कि मैं देख रहा हूं कि भाई वो डिफाइन नहीं है यहाँ पर, तो मैंने लिमिट कैलकुलेट करके देखी भाई आसपास उसका बिहेवियर क्या है ना। यहाँ फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, यहां हम देख रहे हैं फंक्शन डिफाइन है लेकिन लिमिटिंग वैल्यू बराबर नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, फंक्शन डिफाइन है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब इन चारों डायग्राम में ऐसा डायग्राम बताओ आप इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, फंक्शन डिफाइन हो और लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो। फर्स्ट, इसका ऐसा कब हो सकता है? व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हम लिमिट निकालना सीख रहे हैं लेकिन हम लिमिट निकालने के पहले ये भी सीखेंगे अगर मुझे किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है एक्स अप्रोचिंग टू ए पर तो मैं मेहनत तब करूंगा जब मुझे लगेगा कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर मुझे लगेगा मुझे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए निकालना है, मुझे अगर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए निकालना है और मुझे ये मालूम पड़ जाए कि ये फंक्शन तो एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस है तो लिमिट में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। हम लिमिट निकालने की जगह सिर्फ उस फंक्शन की वैल्यू निकाल। इन चारों डायग्राम में यही डायग्राम ऐसा है जो एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है और इसी डायग्राम में फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर है। समझ में आ गया? अब फंक्शन कंटिन्यूअस होता कब है या कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है ये मैंने बता रखा है आपको थोड़ा बहुत, कि अगर मैं चाहता हूं कि फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो सबसे पहली बात है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होना जरूरी है। मैं उस पॉइंट पर पेन रख दूंगा, थोड़ा सा उस पॉइंट के राइट में मूव करूंगा, वापस उस पॉइंट पर आ जाऊंगा, फिर उस पॉइंट के लेफ्ट में मूव करूंगा, और अगर ऐसा करने से मेरे को पेन उठाना नहीं पड़े, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। जैसे ये सिर्फ इसी में हो रहा है ना। मान लो मैं यहाँ चेक करना चाहूं तो मैंने एक्स बराबर ए पर चेक करना है, ये पेन रख दिया। अब मैं ए के जस्ट राइट में आना चाहता हूँ, पेन उठाना पड़ेगा ना, उधर जाने की जरूरत नहीं, डिसकंटिन्यूअस है। मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैंने एक्स बराबर ए पर पेन रख दिया, अब थोड़ा राइट में मूव करना चाहता हूँ, वापस वहां आना चाहता हूँ, लेफ्ट में आना चाहता हूँ, पेन उठाना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूअस है। वहां देखो आप, मैं पेन रख ही नहीं सकता, मान लो मैंने राइट में रख दिया, अब मैं ए पर जाना चाहता हूँ, जा ही नहीं सकता मैं ना। अब मुझे लेफ्ट में आना है, पेन उठाना ही पड़ेगा। ए पर तो जा ही नहीं सकता ना मैं, ए पर मुझे वैल्यू पता नहीं है, यहाँ भी पेन उठाना पड़ रहा है, लिफ्ट करना पड़ रहा है, लिफ्ट। यस, ये एक ज्योमेट्रिकल या अपन बिल्कुल सरल भाषा में बोल सकते हैं कि कंटिन्यूटी का मतलब ये है ना। तो अब हम यहाँ ये कमेंट कर सकते हैं इन चारों डायग्राम को देखकर कि इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए देन लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू एफ एक्स इज सेम एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहाँ लिख सकते हैं नोट के अंदर इस बात को ना। If a function fx is continuous at x is equal to a, if the function fx is continuous at x is equal to a, then if the function fx is continuous at x is equal to a, then limit x approaching to a, then limit x approaching to a fx will be equal to f of a। मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी ना, प्रोवाइडेड x is equal to a should not be the boundary point of domain of fx, provided x is equal to a should not be the boundary point of domain of fx, provided x is equal to a should not be the boundary point of domain of fx। ये जो भी मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये वैलिड तब है जब वो x is equal to a उसके डोमेन का बाउंड्री पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डोमेन के बाउंड्री पॉइंट का मतलब अगर मान लो कोई फंक्शन हमारे पास है और ये उसका डोमेन है, तो मैं 2 की बात नहीं कर रहा है ना, मैं 5 की बात नहीं कर रहा,
मैं डोमेन के बाउंड्री पॉइंट की बात नहीं कर रहा, ये डेफिनेशन डोमेन के बाउंड्री पॉइंट के लिए नहीं है ना, मैं अभी बताऊंगा आपको ना, अभी सिस्टमेटिकली चल रहे हैं अपन। समझ में आ गया ना आपको? जब भी लगे वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कैसे होते हैं ये भी आपको बहुत बार बता रखा है ना। ऑल पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस इन द डोमेन। लिख सकते हैं यहाँ पर स्टार लगा के ना, ऑल पॉलिनोमियल। हम ये भी जानते हैं दो कंटिन्यूस फंक्शन को जोड़े कंटिन्यूस आता है, बता रखा है ना हल्का फुल्का है, सब कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी है इनको बता रखा है हमने आपको ना। ऑल पॉलिनोमियल कॉमा एक्सपोनेंशियल कॉमा लॉगरिथमिक कॉमा ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस इन द डोमेन। मतलब जहां ये डिफाइन है वहां ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं ना। ऑल पॉलिनोमियल कॉमा एक्सपोनेंशियल कॉमा लॉगरिथमिक कॉमा एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हालांकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हर जगह ना, जैसे हमने साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एग्जांपल देख रखा है ना, हाफ और माइनस हाफ पर डिफरेंशिएबल नहीं आते हैं ना, तो वो हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं होते, लेकिन जहां भी ये डिफाइन है वहां हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, 10x की बात करें मान लो अपन, तो 10x x बराबर π/2 पर क्या होता है, टूटता है, लेकिन π/2 डोमेन में नहीं है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। वो जहां डिफाइन है, जो पॉइंट उनके डोमेन में लाई कर रहे हैं वहां वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं ना। तो ये बात हम दिमाग में रखें। अब जैसे फॉर एग्जांपल इवेल्युएट द फॉलोइंग्स, लिखो आप इवेल्युएट द फॉलोइंग्स, इवेल्युएट द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x क्यूब माइनस x, ये लिमिट मुझे निकालनी। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये हमेशा कंटिन्यूस होता है? यस। क्या 1 इसके डोमेन का बाउंड्री पॉइंट है? तो लिमिट निकालने में मेहनत क्यों करूं, लिमिटिंग वैल्यू इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लूंगा मैं x बराबर 1 पर। वो जो एक्सपेरिमेंट लिखा है ना मैंने, उसको जस्टिफाई करा रहा हूं मैं यहाँ पर आपको। जस्टिफाई तो मैंने डायग्राम से कर दिया, सब डायग्राम से दिखा दिया आपको ना। अब ये पॉलिनोमियल है, ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। हम x बराबर 1 पर लिमिट की बात कर रहे हैं, 1 इसके डोमेन का बाउंड्री पॉइंट नहीं, डोमेन क्या है इसका, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो लिमिटिंग वैल्यू इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बस मैं इस फंक्शन की x बराबर 1 पर वैल्यू निकाल लूंगा एंड दैट इज 0, ये लिमिटिंग वैल्यू हो गई। यानी अब इसमें ये भी समझ सकता हूं कि अगर मैं ग्राफ बनाता है इसका, तो चाहे मैं 1 के राइट से आऊं चाहे लेफ्ट से आऊं, दोनों तरफ से फंक्शन कहां जा रहा है और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 ही आ रही है 1 पर ना। समझ रहे हैं आप कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल ये बनाना चाहता हूं लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 e रेज़ टू पावर x प्लस ln x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, ये लिमिट मुझे निकालनी है ना। तो हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ln x अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस होता है। अब चाहे 1 के राइट में जाऊं चाहे 1 के लेफ्ट में जाऊं, डोमेन ही रहेगा। कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस भी क्या होता है, कंटिन्यूस ही होता है ना। उनको जोड़ दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कंटिन्यूस ही आता है ना। बस डाउट आता है जब जीरो हो जाता कहीं, तो जीरो भी नहीं हो रहा कहीं, ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो ये फंक्शन डोमेन में लाई करने वाले हर पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस। तो क्या है 1 इस फंक्शन के डोमेन का बाउंड्री पॉइंट है? नहीं है, तो लिमिटिंग वैल्यू सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सिर्फ x बराबर 1 रखना है आपको, e रेज़ टू पावर 1 ln 1 is 0 and 1 plus 2 बराबर 3, तो दिस विल कम आउट टू बी e/3, तो ये e/3 आ जाएगा हमारे पास। लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2, लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 e रेज़ टू x अप्रोचिंग टू π/2 sin x minus cos x अपॉन x plus tan 2x। हालांकि इसमें 10x है, वो हम जानते हैं, जहां अनडिफाइंड होगा वहां बात नहीं कर रहे हैं हम, जहां डिफाइन है वहां बात कर रहे हैं हम दोनों। और π/2 की अगर बात करें तो साइन का डोमेन r है, cos का डोमेन r है, दो कंटिन्यूस फंक्शन है, ऊपर वाला हमेशा कंटिन्यूस है, ये पॉलिनोमियल है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, दोनों कंटिन्यूस होते हैं। और π/2 इनके डोमेन का बाउंड्री पॉइंट भी नहीं है ना। तो इस फंक्शन की लिमिट निकालने का मतलब मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। मतलब वो सब चेक भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फ्लो में चल रहे हैं अपन, भाई यहाँ तो फंक्शन की वैल्यू वाले सवाल करा रहे हैं सर, लेकिन वो हम चेक भी कर रहे हैं कि भाई हाँ वाकई में ये कंटिन्यूस है और x बराबर π/2 इनके डोमेन का बाउंड्री पॉइंट नहीं है। तो लिमिट निकालने का मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लो, 1 माइनस 0 π/2 आ जाएगा और tan पाई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो आंसर विल बी 2/π। तो जब भी मुझे लगेगा कि भाई मैं जिस फंक्शन की लिमिट निकाल रहा हूँ और वो उस फंक्शन पर उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है और वो डोमेन का बाउंड्री पॉइंट नहीं है, तो हम सीधे सीधे उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक सवाल और करते हैं, ये डायग्राम बनाता हूं मैं ना।
ये किसी फंक्शन एफ का डायग्राम बना रखा है मैंने ना, किसी फंक्शन एफ का डायग्राम बना हुआ है ना, और मुझे इन सवालों के आंसर देना है ना। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स। फटाफट इनके आंसर लिख दो आप, है ना। आंसर लिखने के पहले सोचेंगे इसका मतलब क्या होता है, पूछा क्या गया है ना। वो 3.9 लिखा हुआ है ना, एक 3.9। तो इस फर्स्ट वाले का आंसर है, अगर मैं 0 के राइट से आ रहा हूं तो 1 पे अप्रोच कर रहा है। सेकंड वाले का आंसर है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पहले मैं आंसर लिख देता हूं, फिर किसको डाउट हो पूछ लेना मेरे से ना। -1 प्लस की बात कर रहे हैं तो 1, अगेन दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 का मतलब 2 आ गया। 2 प्लस की अगर मैं बात करता हूं तो 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। 3 2 4 -2, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो दीज आर द आंसर्स, ये आंसर है इनके ना। बिल्कुल सिस्टमेटिकली चल रहे हैं। पहले मैंने सिंबल का मतलब बताया, x अप्रोचिंग टू a का मतलब क्या होता है पहले मैंने ये बताया। फिर x अप्रोचिंग टू a प्लस का मतलब क्या होता है ये बताया। x अप्रोचिंग टू a माइनस का मतलब क्या होता है ये बताया। फिर x अप्रोचिंग टू a प्लस एफ एक्स का मतलब क्या होता है ये बताया गया है आपको। फिर x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स का मतलब क्या होता है ये बताया गया है। बट एग्जिस्ट कब करती है क्लियरली बताया गया है आपको ना। फिर ये बताया गया अगर लगता है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है और वो उसके डोमेन का बाउंड्री पॉइंट नहीं है, देन लिमिटिंग वैल्यू इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये इतनी सारी बातें कवर कर चुके हैं अपने। फर्स्ट में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, 0 के राइट से आओ 1 पर जाएगा। सेकंड, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर मैं 0 के लेफ्ट से आऊंगा तो फंक्शन 2 पे चला जाएगा। दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ जाएगी। अगर मैं 0 माइनस की बात करूंगा तो 0 माइनस से फंक्शन 2 पर जाएगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस पर आते हैं -1 प्लस, -1 के राइट से जाओ फंक्शन 1 पे आ रहा है, ये डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है? तो मतलब क्या होता है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, क्योंकि ये सिंबल डिफरेंट है और ये डिफरेंट। यहाँ 1 सारे लिमिट मुझसे पूछी गई है, लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब -1 पर अगर मैं अप्रोच करूं दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से -1 पर आने पर फंक्शन की वैल्यू सेम फाइनाइट एग्जैक्टली नॉन वैल्यू पर अप्रोच करनी चाहिए। लेकिन मैं -1 के लेफ्ट में क्या हो रहा है कमेंट ही नहीं कर सकता, क्योंकि -1 के लेफ्ट में मेरे पास ग्राफ नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात समझ रहे हैं अपन, है ना। इसका मतलब अलग है, ये 1 साइडेड पूछा गया है, ये डबल साइडेड पूछा गया है। ये लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब हम -1 के पर अप्रोच कर रहे हैं दोनों साइड से, और दोनों साइड से अप्रोच करने पर वो सेम और एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू के बराबर आने चाहिए, देन ओनली वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट। समझ रहे हैं बात? ये बात यहां आ गए हम 1 पे देख रहे हैं, 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस है और 1 डोमेन का बाउंड्री पॉइंट नहीं है।
तो मैं फटाफट इस बात का यूज करके निकाल सकता था कि 1 पर कंटिन्यूस है, डोमेन का बाउंड्री पॉइंट नहीं है, तो लिमिटिंग वैल्यू इज सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फटाफट 2 निकाल लिया मैंने। ये मैं दोनों तरफ से देखता तो भी 2 पर आता है, इधर से भी 2 पर आता है। ये निकाल रहा हूँ 2 प्लस पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है अगेन, 2 प्लस पर 2 के राइट से अगर मैं अप्रोच करूंगा तो वो 2 पर आएगा ना। यहाँ आ गए हम 2 पर आ गए तो 2 पर भी 2 लिखा हुआ है ना। फिर 3.9 पर आ गए, क्या 3.9 4 दोनों सेम है? 3.9 और 4 में बहुत बड़ा गैप है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 3.9 के आगे पहुंचूंगा तो 4 पर आ जाऊंगा, नहीं आऊंगा ना। 3.9 और 4 में बहुत बड़ा गैप है, तो चाहे मैं 3.9 के राइट से हूं, क्या 3.9 पर फंक्शन कंटिन्यूस है? बस वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लिया मैंने, क्योंकि 3.9 4 में बहुत बड़ा गैप है। 3.9 के जस्ट राइट में 4 नहीं है ना, बहुत बड़ा गैप है। अब मैं ये निकालता हूं, व्हाट इज 4 माइनस एंड व्हाट इज दिस? क्यों? क्योंकि 4 के राइट में मुझे फंक्शन पता नहीं है। जब सिर्फ ऐसा लिखा होगा एक्स अप्रोचिंग टू है तो दोनों तरफ से अप्रोच करूंगा मैं ना, और अगर वन साइडेड है तो फिर वहां से निकाल लूंगा। अब इसमें देखो, यहां अगर हम ध्यान देखें ना, मैंने भी लिखा है कि फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है और वो उसके डोमेन का बाउंड्री पॉइंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू बराबर है। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं जो बात क्लियर है वो बता रहा हूं, पिन पॉइंटेड बात कर रहा हूं मैं, ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी आए। अब जैसे ये बाउंड्री पॉइंट है इसके डोमेन का, और एक 4 बाउंड्री पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? अगर मेरे से ये पूछा जाए तो इसका क्लियर कट आंसर मैं क्या दे रहा हूं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों दे रहा हूं उसका मुझे मतलब रीजन पता है, क्योंकि अगर मुझे ये कमेंट करना है इसके बारे में तो मुझे दोनों तरफ से -1 पर अप्रोच करना पड़ेगा, और -1 के लेफ्ट में फंक्शन ही नहीं है, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकता है इसकी। तो देयरफॉर वी विल से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर वो इस बाउंड्री पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अलग तरह से डिफाइन कर रखा है बाउंड्री पॉइंट पर, और वो ये है कि अगर मुझे इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं एक तो इस पॉइंट पर वैल्यू निकालूंगा और इस पॉइंट पर एप्रोप्रिएट वन साइडेड लिमिट निकालूंगा। एप्रोप्रिएट वन साइडेड, एप्रोप्रिएट का मतलब जो उचित है वो निकालूंगा ना। एप्रोप्रिएट का मतलब ये होता है ना। तो अगर मैं -1 पर वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब मैं -1 पर एप्रोप्रिएट वन साइडेड लिमिट कौन सी निकालूंगा, राइट हैंड की लेफ्ट हैंड? भाई लेफ्ट हैंड तो एप्रोप्रिएट है नहीं ना, वो तो मैं निकाल नहीं सकता, तो मैं क्या निकालूंगा? और अगर वो बराबर आ रहे हैं देन द फंक्शन इज सेड टू बी कंटीन्यूअस एट दैट बाउंड्री पॉइंट। उस बाउंड्री पॉइंट पर फिर फंक्शन को कंटीन्यूअस माना जाता है ना। ये बात समझ रहे हैं? तो आप यहां लिख सकते हैं ऐसे ना, इफ x इज इक्वल टू a इज द बाउंड्री पॉइंट ऑफ, इफ x इज इक्वल टू a, ऐसे स्टार लगा के लिखा मैंने ना, इफ x इज इक्वल टू a is the boundary point of domain of fx, then the function will be continuous at x is equal to point of domain of fx, then the function will be continuous at x is equal to a if f of a is equal to appropriate one sided limit at x is equal to a। f of a is equal to, f of a का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equal to a। f of a is equal to appropriate one sided limit at x is equal to a, यानी f of a उसके बराबर आना चाहिए, जो भी मैं appropriately निकालूंगा वन साइडेड लिमिट उसके बराबर आना चाहिए, एंड दैट इज इक्वल टू एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू, एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू। दोनों बराबर तो आने ही चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू के बराबर आना चाहिए। अब ये जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अगर मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूं, मान लो ये फंक्शन का डोमेन है हमारे पास, तो ए और बी क्या है, डोमेन के बाउंड्री पॉइंट। अब मैं एक्स बराबर ए पर कंटीन्यूअस कब बोलूंगा, तो फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस एक्स इफ एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू एप्रोप्रिएट वन साइडेड लिमिट। कौन सी एप्रोप्रिएट लिमिट निकाल सकता हूं मैं, एफ ऑफ ए प्लस निकाल सकता हूं ना। ये फाइनाइट आना चाहिए और एग्जैक्टली नॉन वैल्यू के बराबर आना चाहिए ना, फाइनाइट। ये तो लिखा है मैंने, वो मैंने वन वर्ड में लिखा है, एप्रोप्रिएट वन साइडेड। जो भी एप्रोप्रिएट होगा वो निकालूंगा, मतलब मैंने जिसको निकाल सकता हूँ मैंने, और एग्जैक्टली नॉन यहाँ लिख देंगे अपन, एग्जैक्टली नॉन। वो तो बार बार समझ रहे हैं अपन, एग्जिस्ट का एग्जैक्टली नॉन। और अगर मैं बी की बात करना चाहूंगा तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस, वही एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट होगा और एग्जैक्टली नॉन के बराबर, तब जाके हम बोलेंगे बाउंड्री पॉइंट पर कंटिन्यू। तो ये बाउंड्री पॉइंट पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को चेंज कर रखा उन्होंने ना, मेरी बात समझ रहे ना।
तो हम अगर मान लो मैं इसके बाद, तो ये मैंने इसलिए लिखा है, अब जो ऊपर लिखा था मैंने कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन मैं लिखा था प्रोवाइडेड दैट शुड नॉट बी द बाउंड्री पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूस है या नहीं है, ये जो ग्राफ ये समझ जो लिखा है वो समझ में आ गया। अब मैं पूछूं कि ये फंक्शन जिसका ग्राफ बना हुआ है ये -1 पर कंटिन्यूस है नहीं है, तो मैं चेक कर लूंगा, मैं -1 पर वैल्यू निकालूंगा, कितनी आ रही है 1। मैं अप्रोप्रिएट लिमिट निकालूंगा, वो कितनी आ रही है 1 आ रही है, तो क्या है बराबर है। यस दिस इज कंटिन्यूस एट बाउंड्री पॉइंट -1, बट व्हाट वी कैन से अबाउट द लिमिट एट x अप्रोचिंग टू -1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर मैं इस बात को नहीं बताता ना तो आपको लगता है भाई 1 पे तो कंटिन्यूस बोल रहे हो आप, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आ रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। तो वो जो मैंने लिखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, वो वैलिड तब है जब a शुड नॉट बी द बाउंड्री पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को चेंज कर रखा है। यहां अगर मैं लिमिट पूछूंगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू -1 एफ एक्स, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब दोनों तरफ से ही निकालना है अपने को ना, जबकि हमने बाउंड्री पॉइंट पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। कंफ्यूजन हो रहा है कुछ? हाँ, ऐसे अगर मैं मान लो इस पे निकालना चाहूं 4 पर, व्हाट वी कैन से अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 4, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बिकॉज अगर मैं 4 पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, मैं f ऑफ 4 निकालूंगा और मैं f ऑफ 4 प्लस निकालूंगा कि 4 माइनस निकालूंगा, 4 माइनस अप्रोप्रिएट वन साइडेड निकालूंगा तो 4 माइनस निकालूंगा। 4 यहाँ राइट में फंक्शन था लेफ्ट में नहीं था, तो राइट हैंड लिमिट निकाला, वहां राइट में फंक्शन नहीं है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में निकालूंगा। ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट बाउंड्री पॉइंट x बराबर 4। But what we can say about limit? Limit x approaching to 4 fx does not exist. लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये जो मैंने लिखा है ना कि वो बाउंड्री पॉइंट के लिए वैलिड नहीं है ना, बाउंड्री पॉइंट पर लिमिट को और कंटिन्यूटी को अलग से डिफाइन कर रखा है। कल मिलते हैं बाकी नाम, ये एक हल्का सा पॉइंट और लिख लेते हैं अपन ताकि बात पूरी हो जाएगी अपनी, है ना। अब हमें मालूम पड़ गया कि फंक्शन कंटिन्यूस होता कब है, कब होगा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस, जब फंक्शन की वैल्यू और लिमिट बराबर आ रही होंगी, और अगर बाउंड्री पॉइंट होगी तो बात अलग होगी, है ना। बोल सकते हैं ना फंक्शन कंटिन्यूस, अभी हमने देखा था, यहाँ आप लिख सकते हैं, चाहे तो दोबारा लिख लो, आप दोबारा लिख सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। अब फंक्शन बाउंड्री पॉइंट की बात मैंने अलग से कर दी है ना, तो बाउंड्री पॉइंट को अलग से चेक कर लेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं फंक्शन एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए इफ f of a is equal to f of a plus is equal to f of a minus f of a minus is equal to finite exactly known। ये exactly known क्यों लिखा रहा हूं, मैंने कल एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम पे शायद, है ना, वो sin x का एग्जांपल लिया था मैंने, वो फाइनाइट आ रहा था लेकिन वो exactly known नहीं आ रहा था, है ना, इससे फाइनाइट के आगे बोलना जरूरी है exactly known। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये तब होगा ना, हम इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, अगर ये बराबर होंगे ना, ऐसा भी बोल सकते हैं सिंपली, क्योंकि अगर ये बराबर है और फाइनाइट है तो सिंपली हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना, और आगे लिखा हुआ ये होगा ना, क्योंकि अगर ये बराबर है और किसी फाइनाइट वैल्यू के बराबर है यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, समझ रहे हैं बात, और वो आगे कॉपी कर सकते हैं ना। तो जब मुझे चेक करना हो तो मैं ग्राफिकली चेक करूंगा पेन रख के ना, लेकिन हो सकता है मुझे फंक्शन ऐसा दे रखा हो कि मैं ग्राफ नहीं बना सकता हूं, तो ये मैथमेटिकल तरीका रहेगा, मैं उसकी वैल्यू निकाल लूंगा, राइट हैंड लिमिट निकाल लूंगा, लेफ्ट, और लगता है मैं बिना राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले ये नहीं निकाल सकता हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वरना इसको निकालने के लिए पहले मैं ये निकाल लूंगा, ये निकाल लूंगा, तीनों बराबर आ रहे हैं तो बोल दूंगा फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। घर से भी ये सोच के आएंगे आप कि कोई भी फंक्शन x इक्वल टू a पर डिसकंटिन्यूअस किन कारणों से हो सकता है। कोई भी फंक्शन, वो डायग्राम भी बने हुए 4 आपके पास, हमने ये देख लिया भाई फंक्शन लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू को और फंक्शन की वैल्यू को डिफाइन रिलेट कर दिया हमने आपस में, बता दिया फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा x इक्वल टू a पर। अब कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर डिसकंटिन्यूअस किन किन कारणों के कारण हो सकता है ना, कंटिन्यूअस तो कब होगा जब वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर हो और एग्जैक्टली नॉन वैल्यू के बराबर हो, लेकिन हमें रीजन बताने व्हेन अ फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ये लिख के लाना है अपने को ना, लिख के लाने की कोशिश करनी है ना, कोशिश करने का मतलब ये है कि कोशिश करनी है ना, कोशिश करने का मतलब ये है ना, तो होमवर्क लिखें जो करके लाना है आपको, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा कुछ सोचेंगे अपन, कुछ माइंड में आएगा, डायग्राम वगैरह माइंड में आएंगे ना, होमवर्क लिख लें जो करके लाना है अपने को। तो होमवर्क में शायद एक्सरसाइज 1 हम पूरी कर चुके ना, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पर आ गए अपन।
प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 7 कर चुके, 8 शायद मैंने नहीं दिया था आपको, 8 करना है। 8 के बाद हम मेरे हिसाब से 9 कर चुके, 9 के बाद हम 11 कर सकते हैं ना। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 मेरे हिसाब से जो हम कर सकते थे वो सब कर लिए हमने। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर इसमें हम एक तो 5 कर सकते हैं, एक हम इसमें कर सकते हैं 8। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 4 मैं MTC 1 कर सकता हूं, उसमें MTC 2 कर सकता हूं, कॉम्प्रहेंशन नंबर 1 कर सकता हूं। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 इसमें हम मेरे हिसाब से शायद 1 2 3 4 5 तो कर चुके है ना, 1 से लेकर 5 तक कर चुके ना। तो इसमें 6 करना है, 7 करना है, 6 7 8 हम कर चुके शायद, 8 हम कर चुके शायद है ना, 8 कर चुके शायद। तो इसमें फिर हमें करना है 19 20, 19 एंड 20 है ना। मैंने बताया था एक बार 19 20 आपको कि वो डीबी में सवाल आया था हमारे, एक ऐसे सवाल है ना, तो ये करके लाने हैं मेरा नेक्स्ट सन पर, ये करके लाने हैं। कुछ और भी कर सकते हो इसके अलावा बचे हुए सवाल, क्योंकि चैप्टर तो पूरा हो गया, तो करके रख सकते हैं आप चाहें तो, अगर आपको टाइम मिले तो। वो तो मैं हिसाब से देता हूँ कि जो देता हूँ डिस्कस कर पाऊंगा ना, वो सेम डे में डिस्कस कर पाऊँ उसको। और ये पढ़ के आना है ना, क्योंकि मेरी लिमिट का सवाल मैंने दिया नहीं करने के लिए आपको, तो ये पढ़ के आना है सब, ये सब आगे काम आएंगे, फिर सवाल एक साथ आएंगे बहुत सारे।